अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो है जो मेरे सेशन चल रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग 1.0 वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। और इन केस अगर जो न्यू यहाँ पर मेरे चैनल्स पे आए हुए हैं उन्होंने अभी तक कोई भी मेरी वीडियोस वॉच नहीं करी, तो आप लोग बेसिकली जो है प्ले लिस्ट पर जाकर सारे मतलब 7 डेज के अभी तक तकरीबन हो चुका है, 7 डेज को वॉच कर सकते हैं लोग। ठीक है। नाउ आज जो बेसिकली हम स्टार्ट करें वो है हमारा डे 8, और अब से हमारी जो भी क्लासेस होंगी, स्टार्टिंग में आपका जो था वो मॉडल पेपर से रिलेटेड था, कुछ आपके एक बेसिक क्वेश्चंस थे जिनको डिस्कस करा था। आज से बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अपना 9 के बेसिकली जो है चैप्टर्स को कंप्यूटर के। ठीक है। आई हैव डिवाइडेड द चैप्टर्स ऑफ कंप्यूटर लाइक इन अ 2 पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 3 चैप्टर्स को कवर आउट करेंगे, जो कि हमारा 6, 5 एंड 7 है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो लास्ट पार्ट होगा, द सेकंड पार्ट, उसमें हम 1, 2, 3, 4 करेंगे। अच्छा। ये तकरीबन जो है मैं कोशिश करूंगा कि यार एक दिन में 2 वीडियोस डाल दूं, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि भाई जैसे 2 दिन में आपकी आती थी वीडियोस वैसे ही आए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, समझाने में टाइम लगता है। आप कोई भी चीज़ समझाते हो वो इन अ शॉर्ट में आपको नहीं हो सकता। वैसे तो मैं अभी जो आप लोगों को एज जो भी चैप्टर समझा रहा हूँ, सही है, ये बेसिकली जस्ट एज अ समरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, मगर समरी में भी मैं बहुत सारी चीज़ें कवर आउट करूंगा। सही है। ये समरी इज ऑल अबाउट कि यार अगर तुम्हें जल्दी से देखना हो ना वीडियो, एक टॉपिक को समझना हो ना, या फिर तुम्हें ये करना हो कि भाई तुम्हें चैप्टर समझना हो ना, तो बस वो तुम्हारे लिए ये बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए आई डिसाइडेड टू गिव यू दीस टाइप ऑफ लेक्चर्स। ठीक है। और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, कहेंगे कि ऐसे 9 का स्टार्ट करें, यार 9 का स्टार्ट करें तो मैट्रिक पर फिर आऊँगा, फिर फर्स्ट ईयर पर आऊँगा, फिर मैं सेकंड ईयर पर आऊँगा, और फिर जो है आपका ग्रैंड टेस्ट एंड प्रिपरेशन पेपर्स, एंड उसके बाद फिर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इस्लामिक, इन सब पे भी जाएंगे इंशाल्लाह होता है। सो बैक टू द वीडियो, जो कि है हमारा अभी ये चैप्टर नंबर 6 है, वेब डेवलपमेंट। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर्स। ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब कुछ कवर नहीं करेंगे पूरे चैप्टर्स के अंदर, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और तुम लोग नहीं देखोगे। मगर मैं तुम लोगों को फिर भी कहूंगा कि यार ये वीडियोस को पूरा वॉच करना, कि तुम लोगों के लिए जो है एक आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। सबसे पहले तुम लोगों के पास क्या है कि भाई वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है। वेब डेवलपमेंट के बारे में तुम इतना सा समझ लो कि यार अगर आप कोई भी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो, बना रहे हो, कोई भी वेबसाइट्स को बना रहे हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर रहे हो, तो वो बेसिकली आपका क्या है, वेब डेवलपमेंट है। ठीक है। नहीं समझ में आया फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे आपके पास जो होती है ना बहुत सारे किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है। वो क्या करती हैं, वो वेबसाइट बेसिकली जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। कुछ वेबसाइट हो रही होती हैं वो आपको ट्रांसेक्शन की फैसिलिटीज दे रही होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वेबसाइट्स के अंदर जो है बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सही है। अब वो 3 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है हमारा यूजर इंटरफेस। सही है। एक होता है हमारा बैक एंड सर्वर कोड, और एक होता है हमारा डेटाबेस। अच्छा। यूजर इंटरफेस जो बेसिकली है आपके पास, यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस अगर सिंपल बारे में पूछा जाए तो यूजर इंटरफेस जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो आपको एक वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ तो वहाँ पे जो फ्रंट पे आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा बायो दिख रहा होगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या रूटीन है, तो दैट वाज द बेसिकली इन्फॉर्मेशन है यूजर इंटरफेस। बैक एंड सर्वर बेसिकली क्या होता है कि जो आपको एक इन्फॉर्मेशन सामने दिख रही है, उस सामने में जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है उसको करने के लिए आपने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की होंगी। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर जो आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दैट वाज द HTML। वरना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं, तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करके बेसिकली जो बना रहे हो, या आपने इंटरफेस एक बना लिया, वो आपका जो है बैक एंड सर्वर है। तो आपके बैक मतलब कि पीछे आपके जो है, आपको फ्रंट पे जो लिखा हुआ दिख रहा है उसके बैक पे बेसिकली क्या आपका जो है चीजें हुई, कोडिंग हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें। अच्छा। और उसके बाद जो है आपके पास डेटाबेस है। डेटाबेस अगर मैं छोटी सी चीज बताऊं तो डेटाबेस होता क्या है बेसिकली? डेटाबेस आपका जो बेसिकली एक रिकॉर्ड्स को सेव आउट कर रहा होता है, फर्स्ट चीज तो ये हो गई। उसके बाद जो होता है आपका बेसिकली सर्वर के ऊपर जो डाटा सेव होता है ना, जैसे कि आपने लॉगिन करा, जो भी आप लॉगिन कर रहे हो वो जो डाटा जो है, सही है, तो वो बेसिकली जो आपका सर्वर है, वो जो आपका डाटा को सेव हो रहा होता है ना, वो आपका डेटाबेस है। इतना समझ लो बस। आप फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट पे जाते हो, एक वेबसाइट पे जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मेरी वेबसाइट पे आते हो, ठीक है, मुनी.com के ऊपर, वहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक लॉगिन क्रेडेंशियल दिया हुआ है कि तुम लोगों के ऊपर एक है कि यार तुम लोग यहाँ से लॉगिन करो और फिर मेरे इस पे आओ। तो जो लॉगिन तुम लोगों का होगा ना, वो मेरे एज तुम लोगों को नहीं पता होगा, बट वो एज डेटाबेस पर तुम्हारे रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। तो ये तुम लोगों का हो गया। उसके बाद जो टर्म्स है, ये www बेसिकली क्या होता है? www ऑल अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है बेसिकली समझ लो कि एक वेब कहते हैं जिसको कॉमनली बेसिकली एक वेब है, जहाँ पर जो है सारे कंप्यूटर जो हैं, ऑल कंप्यूटर जो है वो इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। वेब पेजेस क्या होते हैं मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। वेब पेज का मतलब होता है सिंगल पेज। एक सिंगल पेज जो होगा वो क्या है? वेब पेज। ठीक है। जो कि एक्सेस कर सकते हो आप कोई इंटरनेट ब्राउजर से, थ्रू इंटरनेट, बाय यूजिंग कोई भी इंटरनेट ब्राउजर्स आप यूज करके कर सकते हो। सही है। और वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट बेसिकली जो होता है, वेबसाइट के अंदर आपके पास कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे पेजेस होंगे वेबसाइट में। वेब पेज में एक पेज की बात हो रही होती है, वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस की बात हो रही है, जिसके अंदर इमेजेस भी, टेक्स्ट भी, सब कुछ अवेलेबल होगा, मल्टीमीडियाज, ऑडियोज, वीडियोस आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद
एक वेबसाइट जो है वो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स के साथ होता है, मतलब यूआरएल बेसिकली क्या है मैं बता देता हूँ यार। कोई भी वेबसाइट जो होती है उसका एक एड्रेस होता है, जैसे आपके घर पे पहुंचने का एक एड्रेस होता है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के पास विजिट करता हूँ, आप लोग कोई भी स्टूडेंट्स के पास में विजिट करता हूँ, तो आप लोग मुझे ऐसे नहीं बताओगे कि सर आप जो है ना डिफेंस के इस फेज पे आ जाओ, हम यहाँ पे मिलेंगे, या आप इधर आ जाओ, ये आप अपना कंप्लीट एड्रेस दोगे या एक प्रॉपर अपना जो है करीबी एक लोकेशन एड्रेस के साथ बताओगे। तो इसी तरह वेबसाइट की जुबान में एक यूआरएल होता है जिसको हम एक जिसका जो है वेबसाइट का एड्रेस कहते हैं, जिससे आप एक प्रॉपर डालोगे तो वो क्या करता है, वो आपको वही जगह पर आप पहुंच जाते हो। ठीक है। अगर हम आगे चले तो यार देखो वेब ब्राउजर बेसिकली क्या होता है, वेब ब्राउजर ये होता है जहाँ पे बेसिकली आप डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है सर्वे कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक तुम ओपन कर रहे हो लैपटॉप से, तो तुम कोई ना कोई ब्राउजर से ओपन कर रहे होगे, लाइक मोजिला, क्रोम, ज़्यादातर क्रोम यूज़ कर रहे होगे तुम लोग। ठीक है, तो ये वाला चक्कर है यहाँ पे। बाकी उसके बाद जो है मैं तुम्हें यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर का बता चुका हूँ कि यार एड्रेस होता है आपका, मतलब इंटरनेट की जुबान पे इंटरनेट का ये एड्रेस, जैसे गूगल.com हो गया, यहाँ पे एक एड्रेस है जहाँ आप क्लिक करोगे। अब इसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है HTTPS, ठीक है, ये आपका एक प्रोटोकॉल है, और उसके बाद आपका वो जो है ये लोकेशन है। HTTPS मतलब क्या है कि भाई आपका जो है हाइपर टेक्स्ट जो है आपका हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, ये आपका एक सिक्योर्ड का जो मामला है ना, ये आप सिक्योर समझ जाओ। अगर से एस लगा हुआ है ना कहीं पे भी HTTPS, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा सबसे ज्यादा, जहाँ पे ट्रांजेक्शन वाले मामले होते हैं, क्योंकि आपको सिक्योर करना होता है, वरना लोग फिर आपके जो है वेबसाइट पर बिलीव नहीं करेंगे, तो भी वहां पर होगा HTTPS। ठीक है, सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही है, ये वाला है। उसके बाद जो है आपके पास सर्च इंजन बेसिकली जो होता है आपका वेब पेज होता है। आप सिंपली जो है मतलब आपके पास दो सर्च इंजन हैं, लाइक गूगल एंड याहू, ज़्यादातर गूगल से हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप इजीली अपने कोई भी क्यूरीज होती हैं सर्च कर सकते हो। सही है। उसके बाद जो होता है आपका जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हो उसका फर्स्ट पेज जो होता है दैट वाज बेसिकली कॉल्ड अ होम पेज। हम आगे चल रहे हैं, दैट वाज द मेजर थिंग। ये हमारा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स में हमारे पास जो है टोटल 10 वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, अब 10 वेबसाइट्स कौन सी है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले पोर्टल होता है। पोर्टल बेसिकली क्या होता है, पोर्टल को जो है हम सिंगल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। सिंगल एक्सेस पॉइंट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें जो है ना, इसमें सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेस पर आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड का टाइम जो था, पिछले एक साल 1.5 साल पहले कोविड का टाइम जो था, उसमें बहुत सारे स्कूल्स जो थे उन्होंने अपने कुछ पोर्टल्स बना लिए थे, और पोर्टल्स के अंदर ही आपके सारी चीज़ें आ जाया करती थी। लाइक अगर एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी जो है बहुत सारे CMS यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ पोर्टल्स यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे होता क्या है, आपकी मार्कशीट हो गई, आपका फीस वाउचर हो गया, सब कुछ आपके उस पोर्टल पे आ जाता है, आपका एडमिट कार्ड सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। उसी तरीके से कोविड के टाइम पे स्कूलों ने भी यही निकाला था कि भाई अगर आपका कोई फीस वाउचर है तो आपका इस पोर्टल पे आ जाएगा, पोर्टल पे विजिट करके क्लासेस पोर्टल्स पे हो रही है ना, ये पूरा एक पोर्टल वेबसाइट है। न्यूज़ में क्या होता है, सही है, न्यूज़ जो बेसिकली है, इतना समझ लो कि यार न्यूज़ के अंदर जो है ना, मतलब आप फॉर एग्जांपल जो है, मैं इतना एग्जांपल देकर समझा देता हूँ तुम्हें। आप टीवी पर ही न्यूज़ देख रहे होते हो, ठीक है, मगर आजकल जो है पहले ज़माने में लोग टीवी पर ही न्यूज़ देखा करते थे, उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ करता था कि ना उसकी कोई वेबसाइट भी है। आजकल के ज़माने में जो टीवी पे आप न्यूज़ देख रहे होते हो उसकी एक प्रॉपर वेबसाइट भी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ARY या कोई भी आप न्यूज़ स्ट्रीम ले लो, वो जो है बेसिकली अब उनकी वेबसाइट्स भी होती है, जहाँ पे वो मतलब करंट अफेयर जो अभी करंट आपकी पॉलिटिक्स सिचुएशन चल रही हैं, वो सारी सीन्स क्या चल रहा है, सब कुछ स्पोर्ट्स, वेदर, टेक्नोलॉजीज लाइक एंड एंटरटेनमेंट, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट क्या होती है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट वो होती है, मतलब कि कुछ खास इंफॉर्मेशन जो होगी ना, कुछ खास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा वो बेसिकली जो है अ, उसके लिए है, ठीक है, कुछ खास इंफॉर्मेशन के लिए ही वेबसाइट्स बनाई जाती हैं ये। जैसे फॉर एग्जांपल तुम समझ लो कि यार कुछ साइंस कंटेंट हो गया, कुछ आर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड बना लिया, जैसे कुछ स्पोर्ट्स इवेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, उसके रिलेटेड बना लिया। कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इंफॉर्मेशनल है वो कर लिया। एजुकेशनल बेसिकली क्या होता है, एजुकेशनल वेबसाइट्स क्या होती हैं, एजुकेशनल वेबसाइट जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, एजुकेशनल साइट्स जो होती हैं, एजुकेशनल वेबसाइट जो है फॉर एग्जांपल कुछ आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं एजुकेशनल वेबसाइट्स, और कुछ आपको पेड वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको पेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। दोनों कैटेगरीज में होती हैं, जैसे कि भाई सबक.pk, खान अकेडमीज, नून, नून इज बेसिकली अ पेड वन, बट बाकी सबक पे आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। पर्सनल वेबसाइट क्या होती है, पर्सनल वेबसाइट इज ऑल बिलोंगिंग कि आप अपने बारे में या फिर किसी के बारे में बायोग्राफी या उनके अचीवमेंट्स इसके रिलेटेड आप जो है वेबसाइट्स बना रहे होते हो। सही है। उसके बाद ब्लॉग्स, आधे से ज़्यादा मतलब समझ लो कि 80 to 90% लोग ब्लॉग्स पे ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, अब ब्लॉग बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ वेबसाइट होती है जिसके ऊपर जो है आप क्या कर रहे होते हो, मुख्तलिफ आर्टिकल्स को आप पब्लिश कर रहे होते हो। ठीक है, मतलब कि ना मुख्तलिफ आर्टिकल्स को डे वाइज कैटेगरीज में आप जो है उसको पब्लिश कर रहे होते हो। सही है।
जैसे कि भाई आप समझ लो इसके अंदर के इतना समझ लो कि आप फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस इज अ प्रॉपर ब्लॉग साइट, मतलब कि आप वर्डप्रेस के थ्रू जो है एक ब्लॉग साइट अच्छे तरीके से बना सकते हो। फोरम्स बेसिकली क्या होता है, फोरम एक समझ लो छोटा सा कि फोरम इज बेसिकली न्यूज काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म होता है ये भी, ठीक है, न्यूज काइंड ऑफ अ वेबसाइट होती है। इसके अंदर होता असल में क्या है, इसमें ये होता है कि आप जो है ना बेसिकली कोई भी टॉपिक होगा, कोई मुख्तलिफ टॉपिक्स होगा, वहाँ पे कुछ कमेंट्स होंगे, आप कर सकते हो, सही है। और उसके बाद वहाँ पे डिस्कशंस हो रही होती है, वन वन टू वन डिस्कशंस हो रही होती है, इस तरीके से जो होता है ना वो आपका फोरम है। एंटरटेनमेंट यार बेसिकली एंटरटेनमेंट तो तुम लोगों को पता होगा कि एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स लाइक आप वीडियो कोई गेम्स की साइड जा रहे हो, वो आपकी एंटरटेनमेंट है। कुछ पर्पज ऑफ बेसिकली एंटरटेनमेंट लाइक वॉचिंग मूवी ऑन द यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब इज बेसिकली यूज फॉर द एंटरटेनमेंट। यूट्यूब जो है वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशनल भी प्रोवाइड कर रहा होता है यूट्यूब, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरीके के कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। अब एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो एंटरटेनमेंट की तरफ जाता है या फिर वो इन्फॉर्मेशन की तरफ जाता है। फिर उसके बाद सोशल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे लोगों को आपस में मिला रहा होता है, लाइक आपस में चैट्स होती हैं, अच्छे दोस्त बन रहे होते हैं, नोन ईच अदर्स होते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अपने आइडियाज़ दे सकते हो, अपने ओपिनियंस बता सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फेसबुक एंड ट्विटर, ये सारे आपके पास ऐसे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, बट दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट वंस। उसके बाद आपके पास जो है कुछ HTML है। अब HTML बेसिकली क्या है, इतना समझाने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता देता हूँ कि HTML बेसिकली होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद जो है HTML बेसिकली समझ लो कि एक वेब कंटेंट है या फिर एक वेबसाइट को आप डेवलप कर रहे होते हैं, देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद अब हम आगे जो जाएंगे वो सारे आपके पास रूल्स हैं, और रूल्स हम चेंज नहीं कर सकते। HTML के अंदर जो जो रूल्स हमें गिवन दिए हुए हैं वो हमने करना है। सबसे पहले हम टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टेक्स्ट एडिटर हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड वन इज कि वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्प्ले करने के लिए जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है उसका जो बेसिकली जो भी टेक्स्ट है आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाने के लिए अपना जो है जो टेक्स्ट लिखा है उसको जो है शो करने के लिए आपको ब्राउजर की नीड होगी कि देखने के लिए कि मैंने जो करा है एज अ लोकल होस्ट वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ये इस तरीके का सबसे फर्स्ट है, मैं बनाकर कभी तुम लोगों को दिखा नहीं सकता। टेक्स्ट एडिटर जो बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको HTML में सिखाया जा रहा है, वो है नोटपैड। मगर इन द एंड आपको बता दिया जाएगा, ये बता देंगे कि आप अदर भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, अदर इन्वायरमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आप अपने जो है वेबसाइट को प्रॉपरली रन कर सकते हो, और काफ़ी ओपन सोर्स इन्वायरमेंट है, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपका टेक्स्ट एडिटर पे सिंपल कोड जाएगा ऐसे ही। पहली चीज़ मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, जो चीज़ ओपन होती है वो क्लोज होती है। अगर HTML लिख रहे हो तो भाई उसकी क्लोजिंग भी होगी। HTML बेसिकली जो है वो तुम्हारा क्लोज भी होगा। उसी तरह हेड बनाओगे तो हेड भी तुम्हारा क्लोज होगा, टाइटल करोगे तो टाइटल भी तुम्हारा क्लोज होगा। जो भी चीज़ बॉडी करोगे, बॉडी के अंदर बेसिकली तुम्हारा मेन कंटेंट आता है, टाइटल के अंदर जो बेसिकली तुम्हारी एक वेबसाइट है या कुछ भी बना रहे हो वो तुम्हारा आ जाएगा। सिंपल सी बात है। बस ये याद रखना कि जो चीज़ तुम ओपन करोगे वो चीज़ क्लोज भी होगी, दैट्स इट। अगर और क्लोज करने के लिए तुम्हें एक फ्लैश लगाना पड़ेगा, दैट्स इट फॉर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें उसके बाद जानना ये है कि देखो अब यहाँ पे देख लो, इन्होंने सिंपली किया क्या है कि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जैसे वर्ड की जो फाइल्स होती हैं वो डॉक फाइल्स होती हैं, DOC। और अगर ये एक जनरल नॉलेज है, अगर तुम बात करो उसकी अपना एक्सेल की, तो वो XLS की होती है फाइल, .xls। और ये HTML वाली फाइल जो होती हैं वो आपके पास .html पे होती है, ठीक है। index.html या फिर कोई भी नाम रखना चाहते हो वहाँ पे रख लो, मुई.html, कुछ भी एक्स्ट्रा सेट रखना चाहते हो वो नाम रखे, मगर .html लाजमी लगाना। ये लिखने के बाद नोट पैड के ऊपर जस्ट यू हैव टू डू कि आपने वहाँ पर फाइल का नेम रख लेना है .html करके, एंड देन बूम यू हैव गॉट द वेलकम टू वेब पेज, और ये आपका एक टाइटल आ जाएगा माई वेबसाइट, ठीक है। HTML टैग्स बेसिकली क्या होता है, HTML टैग जो होते हैं वो ऐसे टैग्स होते हैं जो कि मतलब कि आप ये समझ लो कि जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज की फॉर्मेटिंग करते हो, लाइक आप उसके अंदर पिक्चर्स लगा रहे हो, उसके अंदर आप जो है बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप HTML टैग्स में कर रहे होते हो। HTML टैग के अंदर बेसिकली ये चीज़ होती है आपका, सही है। टैग को बेसिकली जो है आप लिखने से पहले जो होता है वो एंगुलर ब्रैकेट में बेसिकली जो है आप मेंशन करेंगे, और इसका मतलब कि आपके पास जो है क्लोजिंग नहीं होती है। ये क्लोजिंग नहीं होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे इनका जो है क्लोजिंग नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर इन्होंने बताया हुआ है कि BR टैग जो होता है ये आपको स्पेस देने के लिए होता है, ठीक है। तो ये बस आप BR टैग दोगे, इसका कोई क्लोजिंग नहीं है। आगे चल लेते हैं। डैश डॉक टाइप HTML बेसिकली आपको बता रहा होता है कि विच टाइप ऑफ वर्जन ऑफ HTML यू आर यूजिंग, लाइक HTML 5.0 जो है अभी यूज हो रहा है, ये इसलिए आपको डॉक टाइप HTML सिखा रहा होता है। बाकी ये चीज़ मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बेसिकली आपका स्टार्टिंग होगा HTML से, ये आपका हेड और बॉडी के अंदर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली टाइटल है, जो कि आपका मेन टाइटल आपने क्या रखना है, मेन टाइटल। एंड फुटर इज बेसिकली ऑल अबाउट कि जो आपके इधर साइड पर आपका आता है जो कि कॉपीराइट इस तरीके से लिखा हुआ होता है, फुटर इन द बिल्कुल नीचे जाकर आपको एक फुटर दिखेगा जो कि आपका कॉपीराइट इस तरीके से लिखा हुआ होता है, सही है। देन उसके बाद जो है तुम्हारे पास यहाँ पे BR का टैग आ जाता है जो कि आपका एक लाइन ब्रेक करेगा,
ठीक है, लाइन को ब्रेक कर रहा होता है या फिर आपको न्यू लाइन्स पे ले आएंगे। उसके बाद जो है आपके पास H1 से H6 तक है। H1 का मतलब ये है कि आपका जो हेडिंग है वो 1 है। देखो यार, इसके अंदर क्या होगा कि H1 जो है एक बड़ी हेडिंग आ जाएगी, मतलब कि सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ कि माय नेम इज मुनीब, तो वो सबसे बड़ी एक हेडिंग आ जाएगी। फिर H2 में जाऊंगा, उससे छोटी, फिर H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी, H6 सबसे छोटी। इस तरीके से पूरा H1 से H6 होता है ये। इट्स अ लॉन्ग स्टोरीज। तो अभी जो मेरी समरी है, तो मैं जस्ट तुम लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। BIU, इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि भाई अगर तुम बी लिखोगे, अगर तुम अपने टेक्स्ट के अंदर जो है बी लिखोगे, सही है, सिंपली जस्ट बी, तो तुम्हारा वो टेक्स्ट जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा। अगर तुम आई लिखोगे तो इटैलिक, एंड यू लिखोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारे पास क्या है, उसके बाद सिंपल सा तुम्हारे पास जो है, ठीक है। अब प्री का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्री का मतलब ये है कि पहले से जो फॉर्मेटिंग जो आपके पास चल रही है ना, पहले से जो फॉर्मेट है वो आपके पास, वो समझ लो कि प्री है। पहले से जो भी फॉर्मेटिंग आपके पास चल रही है, उसके बाद आपका फॉन्ट है। यहाँ पे फॉन्ट में बेसिकली आपने कलर, साइज, ये सारी चीजें आप यहाँ पे, सेंटर बेसिकली अलाइनमेंट होता है। आप कौन सा अलाइनमेंट आप क्या रखना चाह रहे हो, ये आपके पास होगा। सबका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली सब स्क्रिप्ट होता है कि सुपर स्क्रिप्ट होता है, SUP। अगर आप सब स्क्रिप्ट लगाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम एक वेबसाइट बना रहे हो, कोई केमिकल के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो, लाइक तुम्हें वहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना है H2O का, या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है CO2। तो अब जो बेसिकली वो 2 है, ठीक है, अगर तुम बेसिकली 2 को नीचे की तरफ लिखोगे तो तुम्हें वहां पे लगाना होगा सबस्क्रिप्ट, ये नीचे की तरफ है। और अगर तुम्हारा जो है टॉप पे तुम्हें जाना है, लाइक MC² हो जाता है, EMC² पड़ा होगा आइंस्टाइन वाली जो है आपके पास, ठीक है, तो E=MC², तो वो आपका जो होगा, वो आपका क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, तो वो आपका यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायरिंग आ जाएगी ऊपर। ठीक है। अब ये पूरा जितना पढ़ा है ये उसका एक एग्जाम्पल है। इसको देख लो, समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। ये पूरा तुमने अभी तक जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब इधर क्या चीज़ है, इधर कुछ भी नहीं है। आपके पास देखो यार, लिस्ट जो होता है वो एक डिस्प्ले करने के लिए एक पॉइंट इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HTML के अंदर 3 लिस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास इन ऑर्डर लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट होता है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप किस तरीके से करते हो वो मैं तुम लोगों को डायरेक्टली समझा देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट में सबसे पहले हमने H5 मतलब हेडिंग 5 को लिया, जो कि हमारे पास इस तरीके से एक छोटा सा आ गया। UL का मतलब हमने UL लिख देना है। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, ओपनिंग करोगे तो उसकी क्लोजिंग भी लाजमी करोगे। सही है, तुमने UL कर दिया, मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट कर दिया। और अब तुम LI करोगे, LI का मतलब होता है लिस्ट। तो तुम्हारे पास क्या होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर तुमने इसमें लिख दिया, तुम्हारी लिस्ट बन गई कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एंड ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारा एक तरीके से सेंडिंग ऑर्डर्स में सारी चीजें आती है, 1 2 3 4 इस तरीके से करके ये तुम्हारे एक ऑर्डर्स में आ जाएगा। मगर करना तुमने सेम इसी तरीके से है कि तुमने H5 यहाँ पे पूरा वैसे ही लिख लेना है। UL की जगह पर अनऑर्डर था, यहाँ पे OL लिख दोगे, और LI की जगह पर यही चीज लिख दोगे। देख लो, टेक्स्ट एडिटर, न्यू फाइल, HTML कोड, सेव एज HTML की तुम्हारा 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या चीज होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं तो DL का मतलब क्या है, DL का मतलब है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इससे समझ लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे दे दिया। DL का मतलब है कि यार ये आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, आप ओपनिंग करोगे तो क्लोजिंग भी करोगे। DT का मतलब है डिस्क्रिप्शन, जो बेसिकली टेक्स्ट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये किस लिए हो रहा है कि आप अगर डेफिनेशन लिख रहे होते हो, एक जमाने में हम डेफिनेशन लिखा करते थे, सही है, साइंस की डेफिनेशन, ऊपर में साइंस आया करता था, यहाँ पे हम इस तरीके से साइंस लिखते थे, और नीचे बेसिकली हमारे पास इस तरीके से डेफिनेशंस लिखा करते थे। अभी भी लिखते हैं, मगर वो एक टाइम था बहुत प्यारा सा। तो अब देखो यार, यहाँ पे हमने DT क्या है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है। मतलब इसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लिया। और DD का मतलब क्या है, यहाँ पे डाटा आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन डाटा। डाटा क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या है कि ये एक छोटे छोटे टास्क को जो है, सारे टास्क जो है आपके बेसिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ये पूरी इसकी डेफिनेशन आ गई, ये प्रोसेस में मैनेज कर रहा होता है, हार्ड डिस्क प्रिंटर, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और जो आपको मैंने बताया कि इसका जो आप ओपनिंग करोगे तो इधर क्लोज भी करना है। तो इस तरीके से देखो, आपके पास ये आपका क्या हो गया, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, DD डाटा आ गया आपके पास। नेस्टेड के अंदर क्या होता है कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल आपके गाइडेड मीडिया आपने पढ़ा होगा, गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर होता है, पर्सल केबल होता है, और उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। ट्विस्टेड पेयर के अंदर 2 चीजें होती हैं, इसके भी अंदर एक और वो नेस्टेड होता है आपके यहाँ। ठीक है, तो ट्विस्टेड केबल है इसके अंदर भी, जैसे कि भाई अब यहाँ पे आपने लगाना किस तरीके से वो समझ लेते हैं। ट्विस्टेड केबल के अंदर ही, मतलब इसके अंदर भी 2 आपके पास टाइप हैं। ठीक है। तो UL बेसिकली यहाँ पे आप सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट कर लो, UL कर लो, ओपनिंग किया, क्लोजिंग किया, और अंदर लिस्ट बना दो। दैट्स इट, इसके अंदर भी अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि इमेज एंड बैकग्राउंड इज ऑल अबाउट कि यार आपको एक सिंपल जो है, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती है, जस्ट यू हैव टू पुट इमेज। इमेज टैग्स, आप इमेज जो HTML का बेसिकली आप यूज कर रहे होते हो, और उसके बाद आगे चीजें लगा रहे होते हो। जैसे कि भाई इमेज के साथ आप अगर सोर्स दे दोगे, तो आप वो इमेज का सोर्स बता सकते हो कि भाई जहाँ पे भी आपने अपनी इमेज को सेव करा हुआ है वो आप बता सकते हो। इमेज के साथ अगर आप ALT दे दोगे, ऑल्ट बेसिकली, तो वहाँ पे आप एक नाम दे सकते हो इमेज को कि भाई इंट्रोडक्शन है ये। इमेज को अगर आप जैसे कि इमेज सोर्स दे दिया और आपने विथ बता दिया, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होगी, अंदर अंदर ही चलता रहेगा, ये ओपनिंग है, अंदर में ही सारी चीज आपकी चलती रहेगी। विथ आपने बता दिया 300, हाइट भी आप इसी के अंदर कर दोगे 120, और फिर बॉर्डर भी आप इसे, सब कुछ आपके इसी एक सिंटैक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है।
अब नीचे एग्जांपल देख लो, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इमेज का एक सोर्स आ गया, ब्रिज ब्रिज आया, तो ये मेरे पास एक ब्रिज शो हो गया, तुम्हें शो हो रहा होगा तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद तुम्हारे पास और जो है वो हमारे पास एक ब्रिज है। ये बेसिकली हमारा एक टेक्स्ट हो गया जो कि ब्रिज है हमारा, ठीक है। और विद इसका जो है, इसकी जो बेसिकली हमने विद रखा है, ये हमारे पास जो एक विद है वो 600 पर रहती है, ठीक है। बैकग्राउंड का बेसिकली क्या है, बैकग्राउंड में भी यही सेम चीज होती है। बैकग्राउंड के अंदर क्या है कि आप बॉडी के अंदर अगर बीजी कलर ग्रीन दे दोगे, ठीक है, तो वो आपके पास पूरा जो आपका ये जो है ना, ये फ्रंट जो आपका होगा, एक बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी है ना बेसिकली, ये मैं तुम लोगों को ऊपर जाकर बता देता हूँ। ये बॉडी है ना, बॉडी के यहाँ पर आपने कलर्स करके इस तरीके से लिख के आपने बीजी अगर ग्रीन कर दोगे तो पूरा आपके पास ये ग्रीन हो जाएगा। बीजी कलर करके जो है आप ग्रीन कर दोगे तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा ये आपके पास। मगर अगर आप इमेज देना चाह रहे हो, तुम सोच रहे हो मुझे बैकग्राउंड इमेज देनी है इस तरीके से प्यारी सी, तो फिर क्या करोगे कि इमेज का तुम सोर्स दे दोगे, जैसे इमेज डॉट जेपीजी या फिर कोई भी इमेज आपके पास है। अब उसके बाद आपके पास आगे क्या चीज़ है, आगे आपके पास जो है टेबल्स आ गए हैं, ठीक है। टेबल्स के अंदर सिंपल सा समझ लो कि आप इसके अंदर डिस्प्ले कर रहे होते हो कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, सब कुछ जो है किस फॉर्म में डिस्प्ले कर रहे होते हो, रॉज की फॉर्म में और कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। रॉज एंड कॉलम बेसिकली जो है आपके पास क्या है, मैं तुम लोगों को ये चीज़ अभी समझा देता हूँ। देखो यार, टेबल टी एच का बेसिकली मतलब क्या है, टी एच का मतलब है टेबल की हेडिंग, ठीक है। टी आर का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये रॉ टैग है, टेबल की रॉ टैग। टीडी का मतलब है कि टेबल का जो डाटा आप पुट कर रहे हो, तो ये होगा किस तरीके से। अब यहाँ पे ये कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं आपके पास कि अगर आप इसको लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो, बॉर्डर्स ला सकते हो, पैडिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब ये होगा कैसे, ये समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल को, इससे तुम्हें पूरा समझ में आएगा टेबल का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने टेबल लिया क्योंकि हम टेबल बनाना जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें एम्प्लॉयर टेबल बनाना है, इसके अंदर HTML में तुमने टेबल डाला, विद 100% कर दिया। मैंने तुम लोगों को ऊपर क्या बताया था कि इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती, ये अंदर अंदर ही आप डाल रहे होते हो। जैसे मैं तुम्हें अभी इमेजेस के अंदर बताया था, विद 100% हो गया, बॉर्डर 1 हो गया। सेल स्पेसिंग का मतलब है कि आप स्पेस कितना दोगे एक जो है टेबल के अंदर। सेल पैडिंग आपका जो है वो 5 हो गया। आपने TR जो है बेसिकली रॉ बना रहे हो, रॉ के अंदर आपने जो है क्या कर दिया, रॉ के अंदर आपने कॉम्पोनेंट्स दे दिया और रिक्वायरमेंट्स दे दिया। कॉम्पोनेंट्स और रिक्वायरमेंट, ये आपका जो है रॉ, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप डाटा डाल रहे हो अंदर में, सही है। डेटा में आपने सबसे पहले क्या डाल दिया, डेटा में आपने जो है, डेटा में आपने सबसे पहले देखो, सेल पैडिंग जो है टोटल मैंने 5 रखी थी, तो 1 2 3 4 ये इस तरीके से पूरा हो गया 5। उसके बाद जो है आपके पास ये सब जो है आप टीडी डाटा डाल रहे हो ना, इसके अंदर प्रोसेसर डाला, आपने उसकी जो रिक्वायरमेंट दे दी। फिर उसके बाद आपने इसको बंद मतलब ओपन करोगे तो उसकी क्लोजिंग भी करोगे यहाँ से। फिर आपने रॉ के अंदर जो है जो जो डाल रहे हो, आपने रॉ है ना, ये बेसिकली आपका रॉ है, ये आप रॉ के अंदर डाल रहे हो, TR, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने डाटा जो है फिर मेमोरी का है, मेमोरी फिर रॉ के अंदर डाल रहे हो, फिर ये इस तरीके से पूरा आप जो है कर लोगे और आपका इस तरीके से कुछ शेप बन जाएगा। और यही आपके पास पूरा चैप्टर था। इन द लास्ट एंडिंग वेब डिजाइनिंग कुछ टूल्स हैं आपके पास, ठीक है, जिसके ऊपर आप जो है अपना HTML का वर्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने तुम लोगों को HTML का काम करने के लिए क्या किस पे सिखा रहे हैं, ये तुम लोगों को सिखा रहे हैं इस पे नोट पैड के ऊपर। बट अगर तुम लोग थोड़ा सा अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहते हो, तुम लोग कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, ठीक है, तो तुम लोग जो है उसके ऊपर भी आ सकते हो। लाइक मैं तुम लोगों को अगर कहूँ तो विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट की ओपन सोर्स है, उसके ऊपर भी तुम लोग काम कर सकते हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ये तुम लोगों के पास है, ये काफ़ी मतलब कि ओपन सोर्स है और अच्छा है और बेहतरीन है ये। उसके बाद विक्स इज ऑल अबाउट कि यार जहाँ पे तुम एक ये एक वेब बिल्डर है तुम्हारे पास, सही है, जहाँ पे तुम इजीली अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो इन फ्री ऑफ कॉस्ट। और तुम्हारी जो वेब होस्टिंग और डोमेन्स है उस पर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये अपनी एक खुद की जो है वेबसाइट पर वो एक डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, विक्स की अपनी होती है। वर्डप्रेस पे ज़्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं। वर्डप्रेस तुम लोग सीख सकते हो, कोई मसला नहीं है, फ्यूचर में अगर आगे वो तो सिखा दूंगा मैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बाकी यार जैसे मैंने तुम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो बताया, उसी तरीके से ड्रीम वीवर भी है, उसी तरीके से। बाकी ये एडोब XD, फिग्मा, ये सारी चीज़ें जो है, और ये कॉफी कप, HTML एडिटर और ये सब एक ही बात है। अगर तुम ये पूरा अच्छा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो आ गया तुम्हें, इसके अंदर सारी तुम अपने इन्वायरमेंट चला सकते हो, सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन यही है और मैं खुद भी ये यूज़ करता हूँ, इसलिए तुम लोगों को कह भी रहा हूँ। बाकी फिग्मा एंड द एडोब XD इस काइंड ऑफ समझ लो कि तुम जो अपनी वेबसाइट को बेसिकली डिजाइन कर रहे होते हो, दीज टूल्स आर यूज फॉर द वेबसाइट डिजाइनिंग, लाइक स्टार्टिंग में डायरेक्ट ही अगर कोई क्लाइंट आता है उसके लिए डायरेक्ट वेबसाइट बनाना शुरू नहीं कर देते हैं, पहले आप उनकी रिक्वायरमेंट लेते हैं कि उनको चाहिए क्या। चाहने के बाद फिर तुम इसके ऊपर जो है अपना एक प्रोटोटाइप बना रहे हो। तो बेसिकली व्हाट इज प्रोटोटाइप, कि एक तुम लोग अपने हिसाब से स्केच समझ लो इसको, कि एक स्केच बना रहे हो कि भाई ऐसी वेबसाइट है, ठीक है। उसने तुम लोगों को एक नॉलेज दे दी, तुम लोग अपने हिसाब से वो बनाओगे और देन उसको फिर कंप्लीटली तुम लोग एक कोडिंग फॉर्म में करोगे। तो ये तुम लोगों का कंप्लीट एक चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने पूरा चैप्टर ही इसको कवर कर दिया, मुझे जस्ट समरी की तरफ जाना था। लाइक अब हम चलते हैं अपना चैप्टर 5 के ऊपर, कि चैप्टर 5 में हमारे पास क्या क्या है। मिनट। सो दिस इज द चैप्टर 5, ठीक है। अब चैप्टर 5 में हमारे पास क्या क्या है। चैप्टर 5 में सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या है कि भाई अगर आपके पास
कोई भी ऐसा डिजिटल गैजेट है, डिजिटल गैजेट का मतलब क्या है, डिजिटल गैजेट का मतलब है कि या मोबाइल है या फिर आपके पास कंप्यूटर है, उसमें आपके पास कोई भी डाटा है, तो वो डाटा को सेव करना जो बेसिकली है कंप्यूटर आपकी सिक्योरिटी है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसके अंदर बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपका एक इंपॉर्टेंट डाटा को जो बेसिकली कंप्यूटर के डाटा कोई भी फॉर्म में आपका डाटा हो, लाइक डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, प्रोग्राम, किसी भी टाइप का फॉर्मेट में डाटा हो, सिक्योरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटी की? इंपॉर्टेंस बेसिकली ये है कि आजकल कंप्यूटर सिक्योरिटी की अहमियत बहुत है और अहमियत होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यार, इतना समझ लो कि एक तरीके से अहमियत बढ़ी क्यों है इसकी? अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि अभी रिसेंटली या फिर आगे पहले तो ऐसा नहीं होता था, बट अब काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पर जो है हैकिंग के कुछ अटैक्स होते होते हैं और होते आए हैं। ठीक है, तो मतलब कि ना एक ये जो समझ लो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड बन चुकी है। सही है। अब इतना तुम लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सो साइबर क्राइम, साइबर क्राइम को अगर समझने के लिए मैं तुम लोगों को बताऊं तो साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम बेसिकली इलीगली तौर पर जो है आप कंप्यूटर को एक्सेस करना, इतना समझ लो कि साइबर क्राइम क्या है कि इलीगली तौर पर जो है आपने कंप्यूटर को एक्सेस किया। ठीक है, उसके डाटा का जो है बेसिकली आपने गलत इस्तेमाल करना, दैट वाज बेसिकली कॉल्ड अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के अंदर जो होती है वो आपकी दो चीज़ें होती हैं। सही है, आप वो सुनते रहते हो बार बार, एक तो आपके पास एक हैकर होता है, एक आपके पास क्रैकर्स होते हैं। हैकर कौन होता है? ये समझ लो कि भाई हैकर और क्रैकर जो है ना दोनों भाई बहन है। भाई बहन कैसे हैं वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। हैकर्स का काम क्या होता है? हैकर्स का काम ये होता है कि भाई कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो आपके हैं या फिर कोड के बारे में जो होता है उसको काफ़ी नॉलेज होती है। ठीक है, कोड्स के बारे में और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में बहुत नॉलेज होती है। बट वो नॉलेज का बेसिकली जो है ना, जो आपको नॉलेज है ना, उस बंदे को नॉलेज है उसको, तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा होता है। क्रैकर्स क्या होते हैं? क्रैकर्स बेसिकली जो होते हैं आपके भाई सिक्योरिटी लेयर्स हैं, या फिर आपका एक पासवर्ड, एक या सिक्योरिटी समझ लो कि यार आपका क्रैकर्स ये है कि भाई एक सिक्योरिटी लेयर है, या फिर आपके ना वो पासवर्ड को बाईपास करके, पासवर्ड को वो जो है करके बाईपास करके वो जो है आपके डाटा को एक्सेस करता है क्रैकर। ठीक है, वो एक मजाक में भी करे, मगर जो है मैं इतना बता देता हूँ कि ये क्राइम है। सही है, तो ये सिंपल सा है हैकर और क्रैकर के अंदर है कि भाई हैकर में क्या है कि हैकर को नॉलेज सब चीज़ की होती है मगर वो गलत यूज़ कर रहा होता है। क्रैकर भी सेम यही होता है, मगर क्रैकर में क्या है, क्रैकर में सिंपल ये है कि वो आपके पासवर्ड को बाईपास कर रहा होता है। आपके पासवर्ड को बाईपास करके जो है वो सिंपल वो एक्सेस कर रहा होता है। मतलब अगर मजाक में भी एक्सेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा मैं जब मतलब कि छोटा हुआ करता था तो कभी दोस्त वोस्त को पासवर्ड वासवर्ड दे दिया करता था कोई काम के लिए, तो ये होता था कि वो मेरे से भी मजाक किया करते थे। तो वैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा, हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि वही में, बट ये एक तरीके से क्राइम है। सही है, कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ, इसको हम समझ लेते हैं। अगर रियल लाइफ साइबर क्राइम बेसिकली जो होते हैं वो पांच टाइप के होते हैं। ठीक है, और साइबर क्राइम की वजह से जो है दुनिया में जो है मिलियंस एंड मिलियंस का जो है नुकसान हुआ है। साइबर क्राइम्स की वजह से मिलियंस एंड मिलियंस का नुकसान हुआ है। ये देख लो, अगर तुम पढ़ो कि यार हैकर्स मैनेज हैक 1 बिलियन ईमेल्स अकाउंट ऑफ द यूजर, लाइकवाइज 2017 के अंदर वायरस अटैक हुआ था एक नेशनल हेल्थ सर्विस के अंदर यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें होल सिस्टम जो है नॉन फंक्शनल सेवरल डेज, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो सेवरल डेज तक। तो वही मैं आप लोगों को समझा रहा था, मिलियंस एंड मिलियंस। और इसके अंदर टोटल 5 टाइप्स के होते हैं ये आपके पास, जिसमें आपके पास हैकिंग है। हैकिंग मैंने तुम लोगों को अभी भी बताया था मगर फिर से बता देता हूँ, हैकिंग जो होती है वो कंप्यूटर को जो बेसिकली इलीगली तौर पर जो है आप एक्सेस करना, एक इलीगली तौर पर एक्सेस करना। और ठीक है, अब इसके अंदर जो है कि लीगली तौर पे जो आप एक्सेस कर रहे हो, मगर मेरे टाइम पे जब भाई मैं छोटा था और आप लोग भी जब छोटे थे, तो आप लोग एक चीज़ बहुत बोलते होंगे कि यार मुझे ना अपने वाईफाई का पासवर्ड को हैक करना है। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा वाईफाई या फिर किसी का भी वाईफाई जो है वो हैक हो सके? देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स जिसे आप वाईफाई को हैक कर सकते हो, बट इट्स नॉट राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। मगर हो सकता है वाईफाई हैक। और बेसिकली दैट वाज अ क्राइम, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। मगर मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि बचपन में हम सब यही कहते थे कि भाई वाईफाई को हैक करना है, तो ये बस एक मैंने सिंपल सा बताया था। क्रेडिट डेबिट कार्ड स्कैम्स बेसिकली होता क्या है? क्रेडिट डेबिट कार्ड स्कैम्स अगर समझना चाहो तो एक तरीके से ये समझ लो कि कार्ड जो है इलीगली तौर पर, ठीक है, आपके जो फॉर एग्जांपल एक इलीगली तौर पर आपके पैसे जो ऐसे माइनस हो रहे होते हैं। ठीक है, एक जो पैसे आपके जो बेसिकली कार्ड में माइनस हो रहे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो आपका जो है ये एक प्रॉपर, एक समझ लो कि पॉपुलर क्राइम है। ठीक है, पाकिस्तान में बेसिकली साइबर अटैक जो है एक टाइम पे हुआ था, अभी मतलब रिसेंटली की बात बता रहा हूँ। एचबीएल और जो है उसके अंदर बैंक इस्लामी के अंदर जो है कि साइबर अटैक्स हुआ था, जिसमें एचबीएल के तो ये समझ लो कि उनका सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा था, और बैंक इस्लामी के अंदर तो बहुत सारे जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन हैं उनसे जो है एक हैकर्स ने पैसे तक उनके जो है डिटेक्ट हुए हैं, माइनस हुए हैं, निकाले गए हैं पैसे। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है।
तो इसमें यही हुई थी कि भाई एचबीएल के अंदर वही ट्रांजेक्शन उनकी जो थी वो बंद हो गई थी। तो ऐसे सिचुएशन जो है आपके पास आ जाता है। अब इसके अंदर करना क्या होता है आपको सिक्योर बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए ये है कि नेवर शेयर योर पिन कोड, जो कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो बेसिकली पिन कोड है उसको शेयर नहीं करें किसी से भी। ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये है कि भाई आपकी जो एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, सही है, उसको आप सिक्योर रखें, जो भी आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसे सिक्योर रखें। फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब अगर सिंपल सा मैं तुम्हें बताऊं, फिशिंग के अंदर क्या होता है, FISHING, फिशिंग का मतलब क्या होता है? मछली पकड़, मछली पकड़ रहे होते हैं। ठीक है। फिशिंग के अंदर जो होता है, फिशिंग के अंदर, इसके अंदर होता है बंदे को पकड़ना। ठीक है, हम बंदा पकड़ रहे होते हैं। बंदा कैसे पकड़ रहे होते हैं, अब मैं तुम्हें इसकी एक डिटेल बताता हूँ। डिटेल फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली क्या, साल 2 साल या 3 साल पहले हमारे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह के मैसेजेस आया करते थे, लाइक जीतो पाकिस्तान की तरफ से आपको 100, मतलब कि समझ लो कि 100 तोला सोना मिल गया है और एक गाड़ी आपको करोला मिल गई है। ठीक है। इसमें क्या होता था कि यार पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक भरे पड़े हैं जो कि समझ रहे होते हैं कि एक रियल बेस्ड है। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ समझदार लोग अवेलेबल हैं, बहुत समझदार लोग अवेलेबल हैं जिनको शुरू में पता नहीं था इस चीज़ का। वो समझते थे कि यार हाँ भाई ये तो एक रियल है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है, ये फिशिंग में ही आता है आपका। ये होता ये है कि सब उन्होंने किया क्या अब आपके साथ, उन्होंने ये किया कि सबसे पहले उन्हें आपसे बात करेंगे, वो आपको बताएंगे और वो आपको ना अपने एक तरीके से हिप्नोटाइज समझ लो, या फिर ये समझ लो कि हाँ भाई तुम्हें अपने झांसे में ले लेंगे कि यार आपका सच में निकला है, और लोग भाई उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे कि यार अब वो अपनी सारी क्रेडेंशियल डाटा जो है, लाइक अपना CNIC अपना जो है चीज़ें वो आपसे मांगेंगे, वो आप उनको दे दोगे, जो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। उसके बाद जो आपके बचे कुछ है लाइक अकाउंट्स में पैसे हैं वो भी 100 बिस्मिल्लाह गायब। तो ये एक तरीके से फिशिंग है। ठीक है। अभी भी बेसिकली रिसेंटली यार कुछ टाइम पहले मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे जो कि मैं तुम लोगों को शेयर कर देता हूँ, और तुम लोग के पास भी आते होंगे ऐसे मैसेज, वो भी फिशिंग में ही आता है। उसमें क्या है यार, एक मैसेजेस आता है कि भाई गलती से जो है मेरा जो पैसे जो है वो आपकी इजी पैसा के अकाउंट में आ चुके हैं, तो यार प्लीज़ मुझे जो है कॉल करता है, कोई कोई कॉल करता है और वो कहता है कि भाई मेरे इजी पैसे के जो है ना वो गलती से आपके उस पर आ चुके हैं, तो अपना जो है वो कोड आया होगा वो मुझे दे दो। वो कोड जो है बेसिकली क्या है, वो फिशिंग है, वो आप उसको दोगे तो आपका जो पैसा अपने अकाउंट में भी होगा ना वो भी खत्म। बाकी फिशिंग और भी तरीके से होती है, अभी तो ये इतना ही है, इसको इंशाल्लाह फिर फर्दर आगे देखेंगे। क्लिक जैकिंग बेसिकली क्या होता है? क्लिक जैकिंग समझ लो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया साइट है, ठीक है, फेसबुक है, ये सब है, हम फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्ली स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सही है। वहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ एड्स आ रहे होते हैं, हम एड्स देख रहे होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ एड्स आते हैं। एक एक जगह पर एक ऐसा ऐड आया जो हमें पसंद आया, ठीक है, और हमें लगा कि भाई काफ़ी इंफॉर्मेटिव एड्स है, ऐसा ऐड है, हमने उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है आपकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी या फिर कुछ होगा, ठीक है, आपका वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जा सकती है। ठीक है। ये भी एक तरीके से समझ लो कि एक फ्रॉड ही होता है जिसे हम भाई क्लिक जैकिंग कहते हैं। ठीक है, कोई एड्स आया, हमने उसको क्लिक कर दिया, जो आपका बेसिकली या फिर वो आपसे एक्सेस मांगेंगे या फिर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेंगे, कुछ भी आपको कह सकते हैं। उसके बाद दैट वाज द फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ड जो कि हमारे पास है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग बेसिकली समझ लो कि शरारत करना, ठीक है, या फिर किसी को परेशान करना। हम जैसे अब तो यार ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया, जब हम छोटे हुआ करते थे तो भाई हम कभी किसी को बैलून फेंक कर मार देते थे, कभी यार वो पटाखे हुआ करते थे वो भाई फेंक दिया, कभी किसी घर की बेल बजा कर भाग गया, तो इस तरह की हम छोटी मोटी, ये भी एक शरारत है और ये बुलिंग इसमें ही आता है। ठीक है। मगर अब हमारे पास क्या है, अब हमारा बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जमाना आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जमाने में भाई हम फॉर एग्जांपल किसी को कमेंट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, भाई तुम ऐसे हो, तुम मोटे हो, तुम ये हो, ठीक है, तो उससे भी जो है एक बंदे को खराब फील हो सकता है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता नहीं है, वो बंदा डिप्रेस भी हो सकता है। इससे थोड़ा बच के रहें, मिलजुल कर रहें, और मैं यही कहूँगा दैट वाज बेसिकली कॉल्ड अ साइबर बुलिंग। ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेलवेयर के ऊपर। मेलवेयर बेसिकली क्या है? मेलवेयर समझ लो एक जनरल टर्म है तुम लोगों की, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या चीज़? कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग की वर्किंग में जो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट करना हो, या फिर आपको डाटा को करप्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर, हार्डवेयर में भी बेसिकली जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ये बेसिकली आपका मेलवेयर है। मेलवेयर बेसिकली क्या है? मेलवेयर एक ब्रॉड टर्म्स है जिसके अंदर आपके पास ये चार चीज़ें होती हैं, वायरसेस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, एडवेयर्स। मेलवेयर बेसिकली क्या है? ये एक तरीके से डैमेज कर सकता है आपकी डिवाइस को, वही मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि क्या चीज़ डैमेज करता है। आपके डाटा को डिलीट कर सकता है, चुरा सकता है, हाईजैक कर सकता है, वही मैं तुम लोगों को चीज़ें बता रहा था कि जनरल टर्म है, जो कि मतलब आपकी प्रोग्रामिंग की वर्किंग में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो प्रोग्रामिंग आपकी जो है उसकी वर्किंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके डाटा को करप्ट कर सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डाटा है आपका उसको करप्ट कर सकता है। ठीक है, और हार्डवेयर में भी आपके प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसकी वजह से आपको पूरा अपने कंप्यूटर को चेंज करना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली आपका मेलवेयर है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं जो कि आपके पास, सबसे पहली टाइप जो है मैंने ऊपर बताया था, दैट वाज अ वायरस। ठीक है। कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्या है? कंप्यूटर वायरस बेसिकली समझ लो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि भाई आपके कंप्यूटर में इस तरीके से मतलब कि ऐसे फैलता है जैसे कि भाई आपने मतलब कि समझ लो कि
कोई भी चीज़ आपको कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि यूजर नॉलेज के बगैर जो है ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि यार देखो, वायरस जो होते हैं ना, वायरस खुद ब खुद बेसिकली जो है एग्जीक्यूट नहीं होते। वायरस आपके जो होंगे खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये इस तरीके से होते हैं कि भाई आपने कोई ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, या ऐसी फाइल के साथ जो होता है वो डाउनलोड करी, कोई भी ऐसी फाइल है वो आपने डाउनलोड करी, तो उसके साथ अटैच होकर जो है आपके पास कंप्यूटर वायरसेस आ जाते हैं। ये खुद ब खुद मतलब नहीं होते हैं, या आप इंस्टॉल नहीं करते हो इनको। मतलब कि ये जो होगा ना, इंस्टॉल से मुराद के मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जब कोई भी फाइल को करोगे ना तब आ जाते हैं ये। ऐसे मतलब कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब वॉर्म क्या है? वॉर्म भी समझ लो कि यार इसी तरीके का कुछ है, और मज़े का है। कंप्यूटर वॉर्म बेसिकली जो है ये आपकी कॉपीज जो बेसिकली होती हैं इट्सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ये आपका जो है इस तरीके से फैलता है। समझ लो कि वॉर्म का बेसिकली, वॉर्म में जो क्या होगा कि जो प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो स्लोली स्लोली जो है ना, मतलब कि ये बेसिकली वॉर्म, कंप्यूटर वायरस के अंदर क्या हुआ कि आपने कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करा, ठीक है, ये खुद से मतलब कि जो है ना, आपके वायरस ऐसे नहीं आता। आप अगर कोई प्रोग्राम को जो है मॉडिफाई करोगे या फिर उसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, तब फिर जो है क्या होगा कि उसके साथ अटैच होकर आपके पास ये वायरस आ जाता है। वायरस आर बेसिकली हार्मफुल। वॉर्म में क्या होता है? वॉर्म में स्लोली स्लोली जो है ना, ये अचानक से मतलब नहीं होता। ये स्लोली स्लोली आपका क्या करेगा, आपके बैकग्राउंड को नुकसान पहुंचाएगा। स्लोली स्लोली करेगा, अफेक्ट करेगा सिस्टम को स्लोली स्लोली। ठीक है, डिलीटिंग कर रहा होगा फाइल को, कंज्यूमिंग कर रहा होगा इंटरनल स्टोरेज, ये सारी चीजें स्लोली स्लोली कर रहा होगा। एडवेयर बेसिकली क्या होता है? एडवेयर अगर मैं छोटा सा तुम लोगों को समझाऊं कि एडवेयर का मतलब है एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता है। ठीक है, इसका सिंपल से यही है कि ये भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जैसे मतलब कि, मतलब इतना समझ लो कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये नुकसानदेह वाला सॉफ्टवेयर नहीं है ना, ये आपकी फाइलों को करप्ट करता है। जैसे आपके कुछ पॉपअप्स आएंगे, कुछ एड्स आ रहे होंगे, दैट्स इट, वो एडवेयर्स हैं आपके। जैसे आपके पास कोई वेबसाइट्स होती हैं, ये आप देख नहीं रहे होते हो, आपने वो वेबसाइट के ऊपर अगर आपने उसको एग्री कर लिया होता है, आपके पास फिर एड्स ही एड्स सेल फोन में शो हो रहे होते हैं। हाँ, आप ऐसे भी रखते हो फिर भी आपके मोबाइल पर आ रहे होते हैं, आपको ब्लॉक करना पड़ जाता है। उस तरीके की एडवेयर्स है। मतलब ये इतना नुकसानदेह नहीं है, मगर ऊपर वाले जो वायरसेस एंड वॉर्म्स हैं, ये आपके ये वायरस तो बेसिकली इतना समझ लो कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस जो है किसी ना किसी फायर से अटैच होकर आ जाता है, और ये जो है पूरा स्टील कर लेगा, नुकसान पहुंचाएगा। वॉर्म जो बेसिकली स्लोली स्लोली पहुंचाता है, एडवेयर इतना सपोर्टेड होता है, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्पाईवेयर बेसिकली क्या होता है? स्पाईवेयर बेसिकली ये समझ लो कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का डाटा जो है आपको स्टील करना हो, ठीक है, कोई भी मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी टारगेट पर्सन है आपका भाई, कोई भी पर्सन है, उसका डाटा आपको स्टील करना हो, ठीक है, या फिर उसकी जो है इंफॉर्मेशन जो होगी गेन करने के लिए भाई, ये जो है स्पाईवेयर्स होती हैं। अब इसके अंदर जो है ना, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर वायरस के अंदर जो है इतना समझ लो कि भाई दो तरीके के होते हैं। अगर आप, आपके पास वाइट हैट भी होती है, ब्लैक हैट्स भी होते हैं। ब्लैक हैट्स जो होते हैं वो तो बिल्कुल हट के होते हैं, मतलब कि वो अच्छे नहीं होते हैं। मगर वाइट हैट्स लोग, इथिकल हैकिंग जो बेसिकली होती है, हैकर्स जो बेसिकली होते हैं, लोग उनको चेकआउट कर रहे होते हैं हैकर्स को, मतलब हैकर्स को खुद हायर करते हैं अपनी कंपनीज के अंदर। तुम लोगों ने इथिकल हैकिंग सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। इथिकल हैकिंग इस तरीके से है कि ये बेसिकली वाइट हैट होता है। वाइट हैट का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी पाबंदी नहीं है। आपको डिफरेंट कंपनीज जो है अपने ही सॉफ्टवेयर को या अपने ही जो है सिस्टम ब्रीचेस को चेक कराते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर सिक्योर्ड है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए और वो पूछ के होता है। ये ऐसे नहीं होता कि ये आप अननोन तरीके से जो है कर रहे होते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम जो बात करते हैं वो हमारे पास जो है सिंपल एंटीवायरस है। एंटीवायरस बेसिकली क्या होता है? इतना समझ लो कि यार वायरस बेसिकली क्या होता है। वायरस का मतलब ये होता है कि वायरस एक तरीके से जो है आपके पास बीमारी है। ठीक है, वायरस क्या हो गई कि आपकी बीमारी है, और एंटीवायरस क्या हो गई, वो उसकी दवाई है। ठीक है, तो एंटीवायरस बेसिकली बस वो इन फाइलों को ढूंढ रहा होता है जो फाइलें, फॉर एग्जांपल कोई करप्ट फाइल आ चुकी है, कोई ऐसी फाइल आ चुकी है, इसीलिए कहते हैं कि अपने लैपटॉप से अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस लाजमी इंस्टॉल करके रखो, जो कि भाई सिंपल सा वो आपकी फाइल्स को ढूंढ कर जो है उनको जो है रिमूव कर देता है। और ये बेसिकली एक हाईली रिकमेंड होता है, जो कि मतलब आप इंस्टॉल करके रखो इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ के अंदर। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीवायरस है जो कि एवास्ट का है। मैं बेसिकली जो यूज़ कर रहा होता हूँ वो मैं मैक्सी यूज़ कर रहा होता हूँ, जो कि नीचे होगा। एवास्ट का है। एवास्ट बेसिकली क्या है, एक लार्जेस्ट सिक्योरिटी कंपनीज है। सही है। उसके बाद जो है नॉर्टन है। मैं बेसिकली नॉर्टन यूज़ नहीं करता। नॉर्टन जो है बेसिकली प्रॉपर एक पॉपुलर बेसिकली जो है एंटीवायरस है, जो कि 1981 में था। उसके बाद ये मैक्सी बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर कुछ जो है वो फ्री है और कुछ पेड है। नॉर्टन एंड मैक्सी आर द प्रॉपर लाइसेंसिंग। और ये जो एवास्ट है इट्स ओपन सोर्स, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। ठीक है, बट ये दीज टू नॉर्टन एंड मैक्सी, ये सारे जो प्रॉपर लाइसेंसिंग होते हैं। ठीक है, एक पेड तरीके से समझ लो, ये आपको कुछ देंगे वर्जन, बट इसके जो बहुत सारे वर्जन हैं वो पेड होंगे।
उसके बाद जो है आप यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, अपडेट करने के लिए रन शेड्यूल करो, स्कैन करो रेगुलरली, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेट करते रहो, कोई इंटरनेट की लिंक्स या फिर इमेजेस ये सब पे क्लिक नहीं करो, कोई ईमेल्स ऐसी आ रही हो जिसके ऊपर सेंटर ये सब नहीं करो। अपने जो है बेसिकली यूएसबी ड्राइव्स और एसडी कार्ड और मोबाइल को ओपनिंग करने से पहले जो है बेसिकली उसको स्कैन कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यार पिन्स मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये सिक्योरिटी कोड होता है जिससे मतलब आपकी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन होती है। जैसे ये ज़्यादातर तुम लोगों को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में मिल जाएंगे। बायोमेट्रिक बेसिकली क्या होता है, तो वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक, जिससे आप बता रहा होता है कि भाई यही एक रियल पर्सन है, अगर कोई और पर्सन तुम लोगों का बायोमेट्रिक ऑब्वियसली बात है, इससे भी बायोमेट्रिक हो सकती है। ठीक है, जो कि बहुत एडवांस सिस्टम है, बट ऐसे अंगूठे से हो रही होती है, जो आपको एक रियल बता रहा होता है कि भाई ये बंदे का बेसिकली जो है हमारा डिवाइस पे लग चुका है। उसके बाद तुम लोगों के पास क्या है, उसके बाद यार तुम लोगों के पास सिंपल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद पेटेंट क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स छोटी सी बात मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ट्रेडमार्क्स के अंदर सिंपल सा अगर समझो तो यार कुछ लोगोज होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके एक ट्रेडमार्क है, ये आपका एक लोगो है, ठीक है। अब ना ये जो है कोई कॉपी नहीं कर सकता है। कॉपीराइट बेसिकली ये होता है कि आपने अगर कोई चीज़ बनाई है और कोई जो है आपका वो कंटेंट जो है कॉपी कर रहा है, तो आप बेसिकली जो है वो उसको कर सकते हो। ठीक है, उसका मतलब अगर वो आपका जो है इलीगली कर रहा है तो आप उसे कह सकते हो। पेटेंट बेसिकली इतना समझ लो कि यार एक पेटेंट है जो चीज़ आप मतलब एक ये एक राइट होगा जो चीज़ आपने इन्वेंशन करी है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी बनाई है, अभी ये मेरा कोर्स है, ये मेरा एक पेटेंट है। ठीक है, ये मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी एक पर्सनल चीज़ है, और ये मैं बेसिकली गवर्नमेंट में जाकर जो है ये पूरा जो होता है पेटेंट एक बनाऊंगा कि भाई ये मेरी चीज़ है। अब कोई भी यूज़ करेगा इसको बिना मेरे से पूछे, तो भाई मैं उसे जो है एक लीगल नोटिस भी शेयर आउट कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली क्या होती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी ये होती है एक सॉफ्टवेयर है, आपने एक समझ लो कि एक इतना इजी अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं कि फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने गेम की सीडी खरीदी। ठीक है, तो वो गेम जो है वो बहुत पॉपुलर गेम है, बट उसकी एक ही सीडी थी और तुम लोगों ने खरीद ली। तुमने क्या किया, उसकी पायरेसी कर ली। तुम लोगों ने उसको जो है लीगली तौर पर उसकी कॉपीज बना ली और तुम लोग उसको जो है आगे सप्लाई करने लगे, जो कि एक गलत में है। और दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये तुम लोगों का 5 चैप्टर्स यहाँ पर एंड हो गया। मैंने कोशिश करा है, आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं होंगे, बट मैंने इतना कोशिश करा है कि भाई तुम्हें क्लियर हो सके। सो ये बेसिकली जो है वीडियो मैंने थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है। उसको बढ़ाने का मकसद ये है कि पहले जिस तरह से मैं आप लोगों को टोटल जो है 3 चैप्टर्स कराया था, चैप्टर 7 को मैंने जो है अपने और जो 2 चैप्टर्स और मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, उसके साथ ही कंप्लीट मैंने आपको एक वीडियो समअप 1 पार्ट में कर दिया है। अब जो आप पढ़ रहे होंगे इस पार्ट 1 के अंदर चैप्टर्स, वो होंगे आपके चैप्टर नंबर 6, 7 और अपना आपके पास जो होगा वो है 3 और 4। ठीक है, ये चैप्टर्स आप पढ़ते होंगे। 1 और 2 जो चैप्टर्स है वो इंशाल्लाह हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। सही है। अब चैप्टर 7 के अंदर सबसे पहले जो कि हमारा चैप्टर है कंप्यूटर का, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस ये है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिकॉर्ड करना। मतलब कि आप कोई भी डेटाबेस में अपने डाटा को स्टोर कर रहे हो ऑर्गेनाइज फॉर्म में। और ये डेटाबेस जो होता है वो बेसिकली आपके टेबल्स में होता है। एक टेबल होता है, उसके अंदर रॉ होते हैं और कॉलम होते हैं। मतलब रॉ होगी आपके पास और कॉलम्स होंगे आपके पास। ठीक है, वो रॉ और कॉलम को हम क्या कहते हैं, उस रॉ और कॉलम के अंदर जो होते हैं रिकॉर्ड्स होते हैं सारे। ठीक है, तो वो आपके क्या है, वो रिकॉर्ड्स हैं। कुछ डेटाबेसेस जो होते हैं वो मल्टीपल टेबल्स भी जो है कंटेन कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात कर ले जाएं एक जनरल स्टोर की, तो वहाँ पे क्या होता है कि डेटाबेस जो होते हैं वो आपके पास कितने टेबल्स होते हैं। परचेज का भी होता है कि भाई लोग, सेल्स का भी होता है, स्टॉक रिकॉर्ड्स भी होते हैं कि कितने आपके जो है इन्वेंट्री रह गई है, कितना सेल हो गया है, कितना लोगों ने परचेज कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक और चीज समझ लो कि जहां पर इंसान और कंप्यूटर दोनों मौजूद हो वहां पर डेटाबेस का ताल्लुक होता है। जहां पर भी इंसान है और कंप्यूटर है वहां पर डेटाबेस का ताल्लुक आपको मिलेगा। ठीक है, पुराने ज़माने में अगर फॉर एग्जांपल हम ओल्ड में जाएँ तो पुराने ज़माने में ये लार्ज स्केल जो डेटाबेस होते थे वो नहीं होते थे। ठीक है, हम उस टाइम पे फ्लैट फाइल सिस्टम्स यूज़ करते थे, जो कि जो है वन यूज़र एट अ टाइम वो उसको रिट्रीव करा सकता है डाटा को। सही है, और उसके अंदर सारी जो मतलब कि है वो खुद ब खुद एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है डेटाबेस को। और वो जो बेसिकली आप सेपरेट शीट मतलब कि एक्सेल या फिर वर्ड के ऊपर ईजिली बना सकते हो, वो आपका फ्लैट फाइल था। वर्ड पे किस तरीके से कि आपने एक टेबल बना लिया, 2 टेबल्स कर लिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक यूनिक आईडी और एक स्टूडेंट की कर ली, वहाँ पे सारे आप डाटा लिख लो, उसको खुद ब खुद डिलीट कर सकते हो आप। मगर कोई और उसको हैंडल नहीं करेगा। और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप वहाँ पे नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हो जितना मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा के लिए फ्लैट फाइल सिस्टम बेस्ट है। ठीक है, तो एक्सेल के ऊपर ऑलरेडी टेबल्स बने हुए होते हैं। एक्सेल पे भी यही चीज़ होता है कि एक्सेल पे टेबल बने होते हैं, आप नाम लिखो। और स्मॉल मतलब कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो या फिर स्मॉल, तो उसके लिए फ्लैट फाइल सिस्टम्स है बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि देखो डेटाबेसेस जो होते हैं वो आपके पास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, डेटाबेस जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्लैट फाइल सिस्टम जो होता है वो स्मॉल स्मॉल डाटा को वो कर रहा होता है, रिकॉर्ड्स ले रहा होता है।
मगर कुछ जो होते हैं वो लार्ज डाटा को भी कर रहे होते हैं, जैसे कि नादरा है। अब नादरा क्या है? नादरा बेसिकली आप इसके एब्रीविएशंस को देख सकते हो कि नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये बेसिकली करता क्या है? ये इसके पास जो है बहुत मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। लाइक रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में मौजूद है? पिक्चर्स की फॉर्म में आपकी पिक्चर्स होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, आपका नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भी होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, और आपका एड्रेसेस होगा। ये सारी चीज़ इनके डेटाबेस में हुई हुई है। और प्लस ये डेटाबेस जो है सिर्फ इनके पास नहीं है मौजूद, सही है, इनके पास मल्टीपल चैनल्स में मौजूद है। लाइक सिक्योरिटी एजेंट या सिक्योरिटी एजेंसीज में भी आपका डाटा मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली नादरा है या कोई भी बड़ी जगहों पे यार एक लार्ज स्केल डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का मतलब क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप डाटा को बेसिकली रिकॉर्ड करने के बाद, आपने डाटा को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद जो है, सही है, उसके बाद आपने क्या किया कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी। आपने डाटा को ले लिया, कि स्टूडेंट का डाटा ले लिया, अब वो डाटा फिर अपने पास तो रखोगे नहीं आप। हाँ, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डालना होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको उसको डालना होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपको लाजमी नीड होगी। इसमें क्या होगा कि वो आपके डाटा बेस को जो है, हाँ, जो आपका डाटाज है उसको जो है ऑर्गेनाइज कर सके, एक वे में लेकर आ सके। वरना आप डाटा लेते रहोगे ऊपर नीचे, इस तरीके से आप डाटा बेस में उसको डाल दोगे तो वो आपका जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज वे में हो जाएगा। हम जो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। मैं यहाँ पर आप लोगों को है ना प्रैक्टिकल तो करके नहीं दिखाऊंगा, बट इंशाल्लाह फ्यूचर में जब मैंने लेक्चर्स क्रिएट करे कंप्यूटर के, ठीक है, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रैक्टिकल वे में ही समझाऊंगा, थ्योरी में समझाने वाला नहीं। तो इट्स जस्ट अ समरी, ये एक समरी है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को जो ऑल द चैप्टर्स इन अ प्रैक्टिकल वे में नहीं समझा रहा, जस्ट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। मगर फ्यूचर में जब मैं इंशाल्लाह जो न्यू सेशन अभी स्टार्ट होगा, जब मैं अपना ये लेक्चर्स फिर से बनाना शुरू करूंगा, तो इसमें मैं आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल व्यू के ही दिखाऊंगा। थ्योरी बहुत कमी होगी, हम प्रैक्टिकल से ही समझेंगे कि आपका ये 9 जो ये आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, ये आप रटो नहीं, आपको प्रैक्टिकल माइंड से काफी ज्यादा नॉलेज पैदा हो कंप्यूटर में, ठीक है। सो हमने बता दिया कि हम इसके अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करेंगे, बट यहाँ पे बहुत सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एज अ लार्ज स्केल डाटा को सपोर्ट करता है। लाइक माई एसक्यूएल एंड ओरेकल, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर्स एंड मोंगोडीबीज, ये सारे जो होते हैं यहाँ पे लार्ज स्केल डाटा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, फ्लैट फाइल सिस्टम्स बेसिकली क्या है? फ्लैट फाइल डाटाबेसेस जो होते हैं फ्लैट, जो कि लिमिटेड होते हैं, मतलब आपके पास सिंपल रॉज एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वर्ड के अंदर भी टेबल्स बना सकते हो रॉ एंड कॉलम से रिलेटेड, और वहाँ पे अपना डेटा कर सकते हो। इसी तरह सेपरेट शीट्स हैं जिसको आप जो है एक्सेल्स भी कहते हो, और जहाँ पे आप अपना जो आपको रॉ और कॉलम मौजूद होते हैं, आप वहाँ पर अपना डाटा शॉर्ट फॉर्मेट में बनाना चाहते हो। मतलब कि आप सिंपल अगर चाह रहे हो एक छोटा बिजनेस खड़ा करना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल खोला हुआ है आपने, और आप चाह रहे हो कि भाई सारे स्टूडेंट का जो डाटा है उसको मैंने एक जगह पे रखना है, तो वो छोटा बिजनेस है आपका, उसके लिए फ्लैट फाइल सिस्टम्स कर सकते हो, सिंपल एक्सेस के ऊपर अपनी सारी चीजें सेव कर सकते हो। इफ यू जस्ट नो अबाउट द डीबीएमएस एंड द फ्लैट फाइल सिस्टम, इट्स जस्ट नोइंग दैट कि मल्टीपल यूजर्स होते हैं जो एक्सेस कर रहे होते हैं डीबीएमएस के अंदर। लाइक दीज आर द सॉफ्टवेयर्स ऑफ द डीबीएमएस। ये आपको मल्टीपल्स होते हैं जो कि आपका एक बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, ना रिट्रीव कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना एडिट कर सकता है। मल्टीपल्स बंदे होते हैं जो कि इसमें एडिट और रिट्रीव करा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। फ्लैट फाइल सिस्टम सिर्फ आपका अपना एक स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, और स्मॉल बिजनेस के लिए कि आप अपना खुद देख सकते हो कि किस बच्चे का नाम मुझे डिलीट करना है, किसका रखना है, किसको भाई हटाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। कोई नॉन डुप्लीकेशन नहीं होती इसमें, ऑनलाइन एक्सेस को सपोर्ट कर रहा होता है डीबीएमएस, ये आपको बेसिकली सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ये बेसिकली जो है गुड फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस। ये जो होता है स्मॉलर डाटा मैनेजमेंट, अगर किसी को करनी है अपनी, अपने स्कूल में 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं 9 क्लास में, तो वो जो है इस चीज़ को फ्लैट फाइल सिस्टम यूज कर सकता है। सो अब अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पे भी वही सारी बात है कि मल्टीपल्स आपके पास एक्सेस कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास क्यूरीज व्यूज आप कर सकते हो। डीबीएमएस रिलायबल होता है और सिक्योर्ड भी होता है। नाउ वी विल कम टू द बेसिक कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैं तुम लोगों को ऊपर बता रहा था, वही सारी चीजें यहाँ पे भी हैं कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये टेबल है। जैसे कि सेपरेट शीट्स होती है कि ये आपका एक तरीके से जो है, ये आपकी रॉज हो गई, ये आपका कॉलम्स हो गया, ठीक है। फील्ड में क्या होता है? फील्ड जो होता है एक स्मॉल कंपोनेंट होता है डेटाबेस का, जहाँ पे आपका एक्चुअल डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। आप फील्ड को जो है हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और उसको कॉलम भी कहा जाता है। ये जो चीजें हैं ना आपकी, ये सारी आपकी फील्ड्स हैं, सही है। इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहेंगे, इसको कॉलम्स भी कहेंगे। आईडी, नेम, फादर नेम, ये सारी आपके पास फील्ड्स है, ठीक है। ये जो है आपके पास एक स्टूडेंट का डाटाबेस है, उसमें उसकी आईडी की भी रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट का नाम भी रिक्वायरमेंट, उसके फादर का नाम भी, कौन सी क्लास में है वो, ठीक है। और उसके अंदर जो बेसिकली है, सही है, मल्टीपल जो बेसिकली फील्ड्स होती हैं वो आपका एक डाटा रिकॉर्ड्स होता है, तो ये सारे उसके रिकॉर्ड्स हैं कि 1 2 3 4 उसकी आईडी का है। और आईडी मस्ट बी द यूनिक, आईडी हमेशा जो भी होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। आईडी किसी को भी सेम नहीं दिया जाता है, नाम बेशक सेम हो सकता है बट आईडी मस्ट बी द यूनिक। तो रमीज हो गया, और ये इस तरीके से पूरा जो है मामला हो जाते हैं। रिकॉर्ड भी वही होता है, सिंगल एंट्री इन अ टेबल रिकॉर्ड अ रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि टपल्स में होता है, एज टपल टपल्स हो जाए, टपल्स या रॉ, ठीक है, रॉज में हो जाए, टपल्स में हो जाए, ये सारे रिकॉर्ड आपके अंदर में। आप डाटा टाइप्स क्या चीज़ होती है? जो भी फील्ड होता है टेबल में उसका कोई ना कोई डाटा टाइप होती है। आप कोई भी डाटा को स्टोर कर रहे होते हो, उसका कोई ना कोई फॉर्मेट होता है, कोई टाइप होती है उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नंबर डाल रहे हो यहाँ पे, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका इंटीजर होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टेबल के अंदर पॉइंट में डाल रहे होते हो, वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अगर आप नेम डाल रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका स्ट्रिंग होगा या टेक्स्ट होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ आपको समझा रहे हैं कि भाई इंटीजर क्या होता है, ये आपको होल्ड करेगा सिर्फ ओनली जो है होल नंबर्स लाइक 145, जैसे मैंने तुम लोगों को बता दिया कि 1 2 3 4 इस तरीके से इंटीजर्स होता है। फ्लोटिंग पॉइंट मैंने तुम लोगों को बता दिया, जो पॉइंट्स में होंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट है। कैरेक्टर भाई कि ABCD कैरेक्टर्स हो जाएंगे या टेक्स्ट लिख लो उसको, सही है। स्ट्रिंग तुम्हारे पास वही पाकिस्तान, वो पूरा कंबाइनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं। इसके साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, तो वो भी आपका होता है। बूलियन में क्या होता है, बूलियन वही होता है अगर 1 और 0 में आ रहा है वो आपका बेसिकली बूलियन है। डेट और टाइम आ रहा है कहीं पे उसी डेटाबेस के अंदर, डेट और टाइम्स भी लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पे जो आपका डेटा टाइप होगा डेट एंड टाइम होगा। ठीक है, ये बताने का मकसद क्या है, ये टेबल बताने का मकसद क्या है कि जब आप पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर बना रहे होगे इसको, तो आपको क्या होगा, आपको जो है ना ये सारी चीजें वहां पे पुट करनी पड़ेगी डेटा टाइप के अंदर, जो कि नीचे आपको बताया हुआ है। अब इधर इन्होंने यही बताया हुआ है कि डेटाबेस के अंदर जो है जब आप डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप व्यू कर सकते हैं अपने डाटा को। व्यू जो होता है वो स्टोर नहीं करता डाटा, मगर सिर्फ और सिर्फ ये आपको बता रहा होता है, आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होता है, ये आपका जो है ये आपने टेबल्स बेसिकली बनाए हुए हैं और ये इस तरीके से। अब आपने टेबल किस तरीके से क्रिएट करना है, दिस इज द बेसिकली अ प्रैक्टिकल वर्क, बट मैं फिर भी तुम लोगों को थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ। अगर आपने कोई भी टेबल बनाना है तो आप डिजाइन व्यू को यूज करेंगे। यहाँ पे 4 टाइप के व्यूज होते हैं। एक डाटा शीट्स व्यू होता है, प्राइवेट टेबल व्यूज होते हैं, उसके बाद जो है फेवरेट चार्ट व्यू होता है इधर जो आपको ग्राफ ये सब के लिए, और ये डिजाइन व्यू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर बनाना है टेबल, तो आपने भाई डिजाइन व्यू के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास न्यू टेबल जो है वो अपेयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आपके पास एक नया टेबल अपेयर हो गया, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपने जो करना है वो कुछ भी नहीं करना। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे फील्ड नेम दी हुई है, तुम अपनी कस्टमर की आईडी दोगे। डेटा टाइप जो मैं तुम लोगों को ऊपर बता रहा था, ये बेसिकली डेटा टाइप है। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम जो होता है, कस्टमर आईडी, सॉरी कस्टमर नेम बोल रहा हूँ, कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या हो सकता है। कस्टमर आईडी हमेशा हम इंटीजर फॉर्मेट में लेते हैं, पॉइंट्स में नहीं लेते हम, ना हम उसको टेक्स्ट में लेंगे। कस्टमर की जो भी आईडी होती है वो 1 2 3 4 5 करके फुल नंबर्स नहीं होती है, तो हम बेसिकली यहाँ पर नंबर्स लिख देंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर तो क्योंकि कस्टमर आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिक आ जाएगा। सही है, नीचे वाली चीज़ों को छोड़ दो, इतना तुम लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक इन्होंने एग्जाम्पल्स बता दिए तुम लोगों के, भाई ये कस्टमर आईडी है तुम्हारी, ये बेसिकली हमने नंबर में ले लिया, क्योंकि कस्टमर आईडी हमेशा जो होती है वो हम क्या करते हैं, वो हमेशा हम यूनिक लेते हैं। कस्टमर आईडी जो होती है वो हमेशा हम यूनिक लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट नेम जो होगा वो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। फर्स्ट नेम कस्टमर का क्या है, क्योंकि फर्स्ट नेम नाम जो होते हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, इसलिए टेक्स्ट। लास्ट नेम जो है वो भी आपका टेक्स्ट में होता है, और एड्रेसेस भी टेक्स्ट के अंदर होता है। वैसे एड्रेस में आपके नंबर्स भी होते हैं, बट इट्स मोस्टली ऑफ द कि भाई टेक्स्ट फॉर्मेट्स में ही होता है। तो ये वाला सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। आगे जस्ट आपने इसको सेव करना है और आपका जो है ये मामला पूरा हो जाएगा। पेपर्स में आपसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से क्यूरीज को लिख सकते हैं, कैसे टेबल्स को शो कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो गई। अब यहाँ पे आप लोगों का सिंपल से बारे में क्या है कि डेटा मॉडलिंग का मतलब होता है कि भाई आप टेबल्स को किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, एंटिटी का मतलब बेसिकली क्या है कि एंटिटी का मतलब होता है टेबल। एंटिटी का मीन्स क्या है, टेबल। सही है, उसके अंदर जो बेसिकली होती है वो होती है फील्ड्स। एंटिटी के अंदर टेबल है आपका, उसके अंदर सारी फील्ड है, और उसके अंदर जो हम लिख रहे होते हैं रोज में, वो सारे हमारे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद रिलेशनशिप क्या होते हैं। रिलेशनशिप यही होता है कि एक टेबल का मतलब एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ जो कनेक्शन है। जैसे एक टेबल है आपके पास, एक स्टूडेंट का टेबल है, और स्टूडेंट के बाद नीचे जो आपका एक क्लास आईडीज और ये सब उसका पूरा क्लास की इन्फॉर्मेशन है, ये दो टेबल्स आपके पास है, तो वो उसका एक रिलेशनशिप है। तो एक टेबल का अगर दूसरे टेबल के साथ कोई रिलेशन होता है तो वो बेसिकली अदर रिलेशनशिप है। अच्छा उसके बाद रेफरेंशियल कीज क्या होती हैं, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को आगे बता दूंगा कि ये 3 टाइप्स के होते हैं डेटा मॉडलिंग, रिलेशनशिप्स और रेफरेंशियल कीज। ठीक है, वो मैं तुम लोगों को आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। एंटिटी में तुम्हें समझा दिया, रिलेशनशिप्स में तुम्हें समझा दिया। अच्छा एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो स्टूडेंट की आईडीज होती है वो यूनिक होती है। ये बात याद रखना, कोई भी आईडीज होगी, किसी भी आईडीज होती है वो यूनिक होती है। और आजकल के जो डेटाबेस हैं वो बेसिकली जो होते हैं उनको RDBMS कहा जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उनको जो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है, उसमें है क्या कि भाई जो टेबल्स आप बेसिकली बना रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ना उसमें रिलेशन ही क्रिएट करते हैं कि ये बेसिकली किसका रिलेशन है। लेकिन इसलिए वो रिलेशनल डेटाबेस होता है कि हम उसके अंदर रिलेशंस भी बता रहे होते हैं कि ये बेसिकली किसका रिलेशन है। तो आगे जो है इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, जो कि रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा होता है, कनेक्शन दो टेबल्स का। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपके पास ये 3 टाइप्स की जो रिलेशनशिप्स होते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सही है, 1 to 1 रिलेशनशिप्स में इतना समझ लो कि एक स्टूडेंट का बेसिकली जो है, मतलब कि एक स्टूडेंट का जो है एक एंटिटी का रिकॉर्ड बहुत सारे टेबल के साथ जो है समझ लो कि लिंक्ड हुआ हुआ है। एक एंटिटी का रिकॉर्ड बहुत सारे टेबल के साथ जो है वो लिंक्ड हुआ हुआ है, तो वो आपका क्या है, 1 to 1। ठीक है, अब उसके बाद 1 to many क्या है, 1 to many ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, हाँ, उसकी मार्कशीट में भी वही मतलब कि उसका आईडी यूज हो रही है, कि अटेंडेंस के अंदर भी शीट के अंदर भी वही आईडी यूज हो रही है, तो एक एंटिटी का रिकॉर्ड बहुत सारे के साथ, मतलब बहुत सारे के साथ रिकॉर्ड हो, मतलब एक एंटिटी का रिकॉर्ड है आपके पास, वो बहुत सारों के साथ रिकॉर्ड, तो 1 to many होता है। एक ही एंटिटी है, एक ही रिकॉर्ड, मगर वो बहुत सारों के साथ है। और मैनी टू मैनी क्या है, मैनी टू मैनी यही है कि अगर आपके पास एक टेबल के कॉन्टेंट होते हैं, एक टेबल बना हुआ है उसके कॉन्टेंट है बहुत सारे,
था कि एक से ज्यादा टेबल और उसका मल्टीपल कंटेंट के साथ रिलेशनशिप जो होगा, एक से ज्यादा टेबल्स होंगे या फिर उसका मल्टीपल उसके साथ जो है वो आपका जो रिलेशनशिप होगा, हम उससे कहते हैं मैनी टू मैनी। ठीक है, जिसको हम बेसिकली जो है ये थर्ड एंटिटी जो है हम उसको जंक्शन टेबल भी कहते हैं। ये बेसिकली क्रिएट कर रहा होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड। यही चीज बताने का मकसद है कि अगर एक टेबल के कंटेंट होते हैं, एक टेबल का कंटेंट है, उसका एक से ज्यादा टेबल मल्टीपल कंटेंट के मतलब एक से ज्यादा टेबल के साथ उसका रिलेशन होगा, तो वो आपका मैनी टू मैनी। हम नीचे एक टेबल से समझेंगे कि ये क्या चीज है, बट उसके पहले हम एक रेफरेंशियल कीज देख लेते हैं। रेफरेंस कीज का अगर मतलब समझना चाहते हो, ठीक है, रेफरेंशियल कीज का अगर मतलब समझना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को छोटी सी बात बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि डुप्लीकेशंस को अवॉइड करने में मदद करता है, वो आपका रेफरेंशियल कीज है। डुप्लीकेशन हो रही है तो उसको अवॉइड करने में मदद करेगा, वो आपके पास रेफरेंशियल कीज है। रैशनल डेटाबेस के अंदर जो होता है दो टाइप्स ऑफ कीज यूज हो रही होती हैं, एक प्राइमरी कीज, एक फॉरनर की। ऐसे कीज तो बहुत सारी हैं डेटाबेस के अंदर, बट जो आप अपनी बुक्स में पढ़ रहे हो वो जस्ट दो है। ठीक है, प्राइमरी कीज और ये प्राइमरी की बेसिकली होती क्या है कि मैं तुम लोगों को शुरू से स्टार्ट में बता रहा हूँ कि यूनिकली यूनिकली हर चीज में मैं तुम लोग को कह रहा हूँ। तो प्राइमरी की यूनिकली का ही नाम होता है, आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो अपने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स का कि भाई मैंने जो रिकॉर्ड है वो सारे यूनिकली है। ठीक है, एक आईडी के अंदर आप मतलब कि सेम जो है आईडीज नहीं डाल सकते। ठीक है, आपको हर को अलग अलग जो है वो असाइन करना होगा आईडीज। ठीक है, अब उसके बाद जो है फॉर्नर कीज। फॉर्नर कीज बेसिकली क्या है? फॉर्नर कीज ये है कि इतना समझ लो, दो टेबल के दरमियान का रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर्नर की क्या है? दो टेबल के दरमियान का रिलेशनशिप। बस ये इतना समझ लो। अब जैसे कि ये टेबल है तुम्हारे पास, तुम्हारा टेबल आ गया, ये तुम्हारी सारी एंटिटीज है। ठीक है, ये तुम्हारे सारे टेबल एंटिटी जो है वो हमारी टेबल ही है। सही है। अब ये स्टूडेंट का टेबल है, ये टीचर का टेबल है। स्टूडेंट का टेबल जो है ये हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास एक की के फॉर्म में दिख रहा होगा। ये हमारा आईडी जो होता है वो एक यूनिक होता है। मैंने तुम लोग को बताया, तो ये बेसिकली मेरा प्राइमरी की है। ठीक है, और क्लास ये बेसिकली जो है ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स, और ये क्लास आईडी जो है ये आईडी के साथ हुआ हुआ है। ये बेसिकली बना क्या रहा है? ये फॉर्नर कीज बना रहा है। फॉर्नर की का क्या मैंने तुम लोगों को बताया था? फॉर्नर की होती क्या है? फॉर्नर की बेसिकली दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप। क्लास आईडी जो है वो इसकी आईडी, क्लास ऑब्वियस ही बात है, एक स्टूडेंट है उसकी क्लास आईडी है, तो क्लास के अंदर ही वो जाना है ना, उसने जाना तो नेम टीचर जो उसकी आईडी होगी वो फिर क्लास में वो जाएगा वहां पे, तो ये पूरा एक रिलेशनशिप है। उसके बाद उसी तरीके से टीचर है, तो टीचर की बेसिकली आईडी जो है ये भी आपका प्राइमरी की है, और ये आपके पास इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी कीज होती है। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज दी हुई है, वन टू वन रिलेशनशिप एंड वन टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब एक का एक के साथ रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका क्लास के साथ आईडी असाइन की यूनिकली की है। अब इसमें वन टू वन, वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप को मैंने बताया था, एक एंटिटी जो है उसकी रिकॉर्ड बहुत सारे टेबल के साथ लिंक हो। मतलब कि देखो यार, ये टीचर जो है ये टीचर की आईडी है। टीचर बेसिकली जो है ये आपके पास क्लास, टीचर की जो क्लास होगी वहां पे भी उसको आईडी असाइन की जाएगी, उसकी टीचर की भी एक आईडी होगी, क्लास की भी एक आईडी होगी। वो फिर जो है कौन सी क्लास में है वो आपकी उधर है, तो ये पूरा एक जंक्शन टेबल होगा। ठीक है, और इसको हम बेसिकली जंक्शन टेबल भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अंदर यही सारी चीजें हैं। आगे हम बात करते हैं, तो आगे बेसिकली क्या है? ईआर मॉडल। देखो यार, कुछ चीजें आप लोगों को पहले पढ़ानी चाहिए थी इस चैप्टर में, बट इन लोगों ने बहुत गलत किया। ये चीजें बहुत पहले पढ़ानी चाहिए बच्चे को, कि उसको समझ में आए कि ईआर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब क्योंकि ये जब आप टेबल्स बना रहे होते हैं ना, तो उससे पहले आपको एक ईआरडी डायग्राम जो होती है वो आपको डिजाइन करनी होती है, उसको देखकर आप ये टेबल को डिजाइन करते हो। सही है, तो ईआरडी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन्होंने आपको काफी ये गलती है इनकी कि आपको ये बहुत एंड में पढ़ा है। ईआरडी का मॉडल यही समझ लो कि ये किस टेबल को किससे कनेक्ट करेगा, और किस मॉडल को ये एक्सप्लेन करता है मॉडल्स को, कि कौन सा टेबल किससे कनेक्ट हो रहा है, कौन सा क्या है। सही है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताई थी, जो कि कंपोनेंट को हम जस्ट डिस्कस करेंगे, कि भाई रेक्टेंगल जो कंपोनेंट होता है ये एंटिटी बताता है। मतलब ये टेबल्स आपको बताया भाई, इसके अंदर आपने लिखना है, ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं सारे, ये रिलेशनशिप बता रहा होता है आपका, कि भाई डायमंड शेप्स में जो भी होगा वो रिलेशन बता रहा होगा आपको, कि भाई ये रिलेशन है इसका इससे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास हमने दो कनेक्टिंग पढ़े थे, रिलेशनशिप्स पढ़े थे, जो कि हमारे पास एंटिटीज के दो रिलेशनशिप्स होंगे, कि एंटिटीज के दरमियान आपकी क्या रिलेशनशिप्स है इससे। ये वन टू वन रिलेशनशिप्स है, जैसे स्टूडेंट का मैंने तुम लोगों को बताया कि लास्ट है वन टू वन होगा। सही है। अगर वन टू मेनी रिलेशनशिप, जैसे टीचर का, टीचर की आईडी भी दी गई, टीचर का क्लास के साथ भी है, टीचर का जो है तो वो उसका वन टू मैनी है। तो इस तरीके से ये आपके पास ये रिलेशनशिप है। तो ये पूरा आपका चैप्टर था। ठीक है, अब हम जो है आ जाते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर अपना 3 के ऊपर।
सो ये हमारे पास चैप्टर 3 है जो कि हमारा है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर सिंपल क्या है मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर आप दो चीज़ पढ़ोगे जो कि आपके पास यहाँ पे जो बता रहे हैं वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इधर तुम लोगों को एमएस वर्ड के रिलेटेड लेआउट के बारे में पढ़ोगे और किस तरह से तुम अप्लाई कर सकते हो सारे लेआउट्स को जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीज़ें हैं। एमएस वर्ड बेसिकली क्या होता है, एमएस वर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर है। हम ज़्यादातर इसके ऊपर हम अपना काम असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर्स, डिफरेंट टाइप की हम बुक्स लिखना, ई बुक्स लिखना, ब्राउशर्स, पोस्टर्स भी बना सकते हैं हम वर्ड के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली जो है पब्लिक के लिए रिलीज हुआ था 1980s में, माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था। हम इसके ऊपर भाई टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। जब स्टार्ट में जो एमएस वर्ड हुआ था उसका फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसका कॉन्सेप्ट ये था WYSIWYG, मतलब कि भाई व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, आप जो देख रहे हो। उसके बाद ये एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन्होंने उस टाइम पे वो किया था लॉन्च आउट। उसके बाद जो है आपके पास आगे क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक लेटेस्ट वर्जन जो है वो आप लोगों का आता रहता है जिसके अंदर जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं आपके पास वर्ड ऑफिस सूट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जो कि एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस तरह के जो है अब वाइडली यूज जो होता है पूरे वर्ल्ड में बहुत यूज किया जाता है। और ये बेसिकली हम जो है एक मिनट। अच्छा जी। सो स्टार्ट करते हैं। अब जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो आप लोग बेसिकली यहाँ पर यूजिंग किया जा रहा है इसमें कौन सा वर्जन आपका यूज़ किया जा रहा है, एमएस वर्ड का 2010 का वर्जन जो है वो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पेज लेआउट टैब है। पेज लेआउट टैब जो है वो बेसिकली आप यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे आपका फाइल्स एंड होम्स है, इंसर्ट है, रेफरेंसेज है। यहाँ पे आप अपने रेफरेंस दे सकते हो। इधर आप मेलिंग का वो कर सकते हो, लाइक अगर आपने मेल जैसा करनी है तो आप वहाँ पे मेलिंग का टैब होता है, रिव्यूज होते हैं सारे। यहाँ पे व्यू करने का सिस्टम होता है, इधर रेफरेंसेज डालो जब रिसर्च पेपर ये सब आप लिख रहे होते हो। ठीक है। इफ यू गो फॉर द, क्योंकि हम पढ़ना जा रहे हैं पेज लेआउट, तो पेज लेआउट बेसिकली जो होता है वो आपको एक तरीके से ये समझ लो कि आपको आपका जो एक डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से दिखेगा। आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ कर सकते हो, कॉलम सेट कर सकते हो, साइज सेट कर सकते हो, क्या कॉलम है, लाइन ब्रेकिंग कर सकते हो, और उसके बाद लाइन नंबर्स डाल सकते हो। यहाँ पे लेआउट के अंदर मार्जिन सेटअप कर सकते हो। मार्जिन बेसिकली आप कि आपको कितना मार्जिन रखना है। ये फ्रंट जो आप इसी तरह रखोगे ना, जो मैं माउस कर्सर यूज कर रहा हूँ, हाँ, ये आपका बेसिकली मार्जिन वो होगा। ठीक है। अगर हम नीचे जाएंगे, ये बेसिकली हमारा थीम ग्रुप है। अगर इसके बराबर ही तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे सारे थीम्स ग्रुप है। थीम के अंदर तुम्हारे पास भाई ये कलर है कि भाई ये पेज का कलर तुम्हारे यहाँ पे चेंज जाएगा, फॉन्ट तुमने कैसे रखना है, इफेक्ट्स क्या क्या रखने हैं, और ये पूरा पूरा अपना चेंज हो सकता है। थीम्स थीम बेसिकली जो है तुम समझ लो कि ये तुम्हारा कलर सेट जो कि तुम्हारा ओवरऑल डिजाइन के ऊपर जो है फर्क पड़ता है। इंटायर जो डॉक्यूमेंट्स है तुम यहाँ पे थीम डिफरेंट कर दोगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो जाएगी। कलर अगर तुम यहाँ पे कर दोगे पूरा डॉक्यूमेंट में चेंज होगा। इसको तुम अप्लाई अगर करते हो, थीम्स को अप्लाई करते हो अपने कामों में, तो तुम्हारा काम थोड़ा प्रोफेशनल वर्क की तरह दिखेगा। पेज सेटअप ग्रुप बेसिकली जो है ये तुम इतना सा समझ लो कि पेज सेटअप ग्रुप्स के अंदर जो है आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मैं तुम लोगों को ऊपर भी बताया कि मार्जिन का बेसिकली की क्या होती है। अगर तुम ऑल्ट पी प्लस एम करोगे तो तुम्हारा ये मार्जिन जो है सेट होने लग जाएगा। ठीक है। ये सारी तुम्हें शॉर्ट कीज दी हुई है यहाँ पे। ये साइज तुम इससे जो है अपना साइज, पेपर का साइज चेंज कर सकते हो, जैसे कि कौन से पेपर का तुम साइज रखना चाहते हो। सही है। पेज का साइज वही A4 या फिर डिफरेंट, तो पेज का पोर्ट्रेट, लैंडस्केप जो भी तुम रखना चाहते हो। कॉलम्स तुम चेंज करना चाहते हो, कॉलम्स देखना चाहते हो तुम कॉलम दे सकते हो, किस तरह चाहिए तुम्हें कॉलम्स। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अपने लाइन नंबर्स डालना चाहते हो तुम यहाँ पर ऑल्ट प्लस पी प्लस एल प्लस एन करके जो है तुम लाइन नंबर्स भी डाल सकते हो। अब उसके बाद पेज बैकग्राउंड ग्रुप, जो कि तुम्हें यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे ये बेसिकली यूज कब होता है, ये सर्टिफिकेट्स के अंदर ज्यादातर, या इन्विटेशन या ब्राउचर ये सब बनाते जब हो, या कोई एसेस लिख रहे होते हो आप, ये 3 बटन का यूज ज्यादा होता है। वाटरमार्क का बेसिकली यूज कहाँ पर होता है, वाटरमार्क का यूज इसलिए होता है कि भाई आप कोई लोगोस को डाल, लोगोस लगा रहे हो। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कराची एजुकेशन न्यूज़ है या ऐसी चीज़ अपनी है मेरी, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ है जो मेरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो चीज़ मेरी यूज़ नहीं करते, आप इसलिए अपना वाटर मार्क यूज़ करते हो, जो कि यार वाटर मार्क में क्या है, इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है और टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है। ये पेज कलर है, ये कम्प्लीटली आपके पूरे इसमें जो है पूरे समझ लो कि एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज होता है। पेज कलर तुम यहाँ पे आओ। पेज बॉर्डर बेसिकली क्या है कि पेज बॉर्डर आप बॉर्डर्स लगाने की होते हैं साइड में, अगर आप डार्क बॉर्डर लगाना चाहते हो, लाइट बॉर्डर लगाना चाहते हो, वो जो है आप कर सकते हो। नाउ यहाँ पर अब हम हैं कि पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, पैराग्राफ ग्रुप एक सिंपल है कि जहाँ पे आप अपनी पूरी सेटिंग्स को जो है मॉडिफाई कर रही होती है। सेटिंग्स को क्या कि भाई लाइन स्पेसिंग तुमने कितनी देनी है, मतलब फॉर एग्जांपल ये समझ लो, हम देख लेते हैं राइट एंड लेफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके जितने ब्लैंक स्पेस है उसको अगर तुम इससे बढ़ाओगे तो ब्लैंक स्पेस कम होने ज्यादा होने लगेंगे, ये ब्लैंक स्पेस कम होने लगेंगे नीचे करोगे तो। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली वही चीज हो रही होती है, ये लेफ्ट मार्जिन पे आपको करेगा, लेफ्ट मार्जिन पे आपको बता रहा होगा कि भाई कितना अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेसेस हैं आपकी, आप इसको ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको राइट मार्जिन स्पेसेस का बता रहा होगा, वो इंडेंट राइट होगा। ठीक है। स्पेस बिफोर के अंदर क्या चीज़ है, स्पेस बिफोर के अंदर यही चीज़ है आपका, जो कि स्पेसिंग होता है कि भाई कितना स्पेस लेटर के उसमें है आपका, यहाँ तुम सेट कर सकते हो। और उसके बाद आप बिफोर और आफ्टर में भी तो यही काम है तुम्हारा। ठीक है। अरेंज ग्रुप क्या होता है, अरेंज ग्रुप बेसिकली जो है
ये आपका एक तरीके से हेल्प कर रहा होता है। एक ग्राफिकल और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप ग्राफिकल चीज लेकर आ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पोजीशन जो है वो वहाँ पे यूज किया जाता है। पोजीशन जैसे अरेंज ही लिखा हुआ है, अरेंज बेसिकली क्या है, आप वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, शेप लगा सकते हो, आप वहाँ पर जो है पिक्चर्स लगा सकते हो, जो भी आप चाहते हो। रैप टेक्स्ट क्या चीज़ होती है? रैप टेक्स्ट बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज को लगाया, अब मैं वो इमेज को सेलेक्ट करके जब रैप टेक्स्ट करूंगा ना, तो वो इमेज को मैं अपनी जगह से हटाकर कहीं पे भी मतलब कि उसको रख सकता हूँ और वो उसके अंदर ही सेट हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आधे मेरे पास पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं बीच में अगर मैं रैप टेक्स्ट लगाता हूँ, तो वो टेक्स्ट जो होगा वो मेरा इधर उधर हो जाएगा, मतलब एक साइड पे हो जाएगा, एक साइड पे, और वो जो मेरा बेसिकली जो पिक्चर है वो वहां पर आ जाएगी। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें अलाइनमेंट बेसिकली वही होती है, आपने पिक्चर्स लगाई हुई है, आप उसको अलाइनमेंट कर सकते हो कि भाई उसको लेफ्ट पे रखना है, सेंटर पे रखना है, और आपने राइट पे रखना है, ये सारा आप कर सकते हो। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब यही होता है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके आपने बेसिकली जो मिला के अगर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो वो आप बेसिकली वो ग्रुप है आपका। एक सिंगल ऑब्जेक्ट को बेसिकली आप जो दो ऑब्जेक्ट्स मिला के, जैसे यार फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल शो कर रहा हूँ, एक स्क्वायर उसके साथ मिला के शो कर रहा हूँ, और मैं इसको ग्रुपिंग कर दूंगा तो वो पूरा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है। रोटेट क्या होता है? रोटेट वही होता है यार, वही जिसको मैंने ग्रुप बनाया, मैं उसको अगर मूव कर रहा हूँ इधर उधर, तो वो बेसिकली रोटेशन। ये सारी हॉट कीज जो आपको दी हुई है ये वर्ड के ऊपर आपका शॉर्ट कीज दी हुई है। हॉट की का मतलब वही शॉर्ट कीज है कि आप ये शॉर्ट कीज की मदद से ये कर सकते हो। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम लोगों को ये टॉपिक इस तरह के समझाता नहीं, मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल वे में समझाता, बट फिर भी अभी समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इट्स जस्ट अ समरी वे। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट टीओसी जिसको आप कह रहे हो, ये बेसिकली क्या है? जब आप ऊपर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे जाओगे, इधर आप मैनुअल भी बना सकते हो और आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है। ऑटोमेटिक भी जनरेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको कुछ फ्री जो है आपको मिल जाते हैं। ये आपके पास इधर देखो, ये मैनुअल टेबल्स भी आपको इधर है। ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल्स भी हैं, मैनुअल टेबल्स भी हैं, ऑटोमेटिक टेबल्स भी आपके पास इधर मौजूद है। ठीक है। आप सही है। इसमें यही ऑटोमेटिक टेबल क्या होता है कि क्रिएट कर रहा होता है टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन आपकी अपने कंटेंट से। आपने कोई भी कंटेंट लिखा था उसको उठाएगा और वो आपको एक ऑटोमेटिक बना के दे देगा। मैनुअल टेबल के अंदर क्या होता है? मैनुअल टेबल बेसिकली ये क्रिएट एक टेम्पलेट क्रिएट कर देता है आपको, जैसे कि भाई ऑटोमेटिक जो है ना वो आपको पूरा बनाकर दे देगा कि ये हेडिंग है, ये आप लोगों के सारे टॉपिक्स हैं, ये इस पेज पर आपके टॉपिक्स हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एक ई बुक लिख रहे हो या कोई भी बुक्स लिख रहे हो, तो वहाँ ऑटोमेटिक डालोगे तो वो सारे पेज से डिफाइन कर देगा आपको, और आप ऊपर रेफरेंस में जाकर उसको दे सकते हो कि भाई ये नंबर मेरा इस तरीके से, वो आगे की कहानी है। मगर मैनुअल के अंदर आप अगर चाहते हो कि मैं खुद से सब कुछ पूरा मतलब स्क्रैच से करना चाहता हूँ, बिल्कुल जीरो से करना चाहता हूँ, तो वो फिर आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। आप मतलब कि मैनुअली करोगे और आप टेबल ऑफ कंटेंट फिर अपना चैप्टर वैप्टर सब और पेजेस नंबर इजीली दे सकते हो। इन द लास्ट जो कि आपका वर्ड का लास्ट टॉपिक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल अभी जो हम वर्ड के ऊपर टाइप करेंगे वो इंग्लिश फॉर्मेट में। अगर बच्चा चाहता है कि भाई वो मुझे उर्दू फॉर्मेट में टाइप करना है, तो वो किस तरीके से करेगा उसका हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि देखो 2010 का जो माइक्रोसॉफ्ट है वो आपको एप्लीकेशन सीरीज ये सब लिखने में काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। एमएस वर्ड तो इसीलिए होता है, ठीक है, जो कि इंग्लिश में होता है ज्यादातर। मगर एमएस 2010 जो है वो सपोर्ट करता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे कि आपका उर्दू हो गई, सिंधी हो गई, इन लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। आपने करना क्या होता है कि आपने कीबोर्ड्स या फिर उनकी लैंग्वेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है विंडोज से, ऑपरेटिंग। ठीक है। विंडोज से आप इंस्टॉल करोगे, आप गूगल के ऊपर चले जाओ, वहाँ पे फॉन्ट्स लिखो, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे और कुछ इनके कीबोर्ड इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब आप उसके बाद आप उसके लैंग्वेज को चेंज करके ऊपर फॉन्ट जो होगा वो उर्दू में चेंज करके इस तरह से आपके पास लेआउट आ जाएगा, और यहाँ से आप उर्दू अपनी लिख सकते हो वर्ड के ऊपर भी। ठीक है। सिंधी के अंदर लेआउट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो था वो वर्ड का पूरा कंप्लीट था। उसके बाद हम एक्सेल पे आ जाते हैं। एक्सेल जो है वो बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सेपरेट शीट सिस्टम, जिसमें आप कर क्या सकते हो। एक्सेल में ज्यादातर लोग जो परफॉर्मिंग कर रहे होते हैं वो, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, सही है। इन फ्यूचर एक्सेल का बहुत काम होता है। लाइक आपके पास समझ लो कि फॉर्मूलाज, एक्सेल में फॉर्मूलाज बहुत लगते हैं, ग्राफ पेवर टेबल्स बनाने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए। ठीक है। हर चीज़ में एक्सेल का इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ सॉर्टिंग करने के लिए। सॉर्टिंग का असल क्या चीज़ होती है, अगर तुम लोग ये थोड़ा सा समझो, तो ये आपका एक कॉलम हेडर है। ठीक है। यहाँ पे आपका ये रॉ है, ये रॉ है आपकी, ये कॉलम है आपका, ये आपका वर्कशीट एरिया है, ये सारे जो अंदर आप लिखोगे। उसके बाद ये आपके पास यहाँ से आप व्यू कर सकते हो, ये जूम का बटन है, इधर आप जूम कर सकते हो, और ये आपका स्टेटस है कि भाई ये रेडी हो गई है फाइल, ये नहीं है, ये ऑल दैट बस। ठीक है। ये चीज़ बेसिकली जो है ये आपका रिवन है, ये आपका टाइटल बार है कि बेसिकली ये टाइटल क्या है। ये अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ सीखना है, तो यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो इस आइकन से। यहाँ पे ये फाइल टैब है तुम्हारा, फाइल से तुम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हो। और इधर तुम्हारे पास ये कोई एक्सेस टूल बार है, जिसके अंदर भाई तुम्हारे पास सारी चीजें हैं कि तुम्हें टेक्स्ट को चेंज करना है, टैलेंट बोल्ड अंडरलाइन जो भी करना है, यहाँ से टेक्स्ट बड़ा कर सकते हो। इधर जो है अपने टेक्स्ट को कलरिंग कर सकते हो, कंप्लीट जो है फॉन्ट फॉन्ट तुम्हारे पास यहाँ से पे मौजूद है। सॉर्टिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को मैं डायग्राम से बता देता हूँ, मैंने एक डाटा लिखा इस तरीके से। ठीक है। मैंने एक ऑर्डर आईडी लिखी और मैंने इस तरीके से लिखी, सॉर्टिंग करनी है मुझे। अब सॉर्टिंग का मतलब सीधी फॉर्म में समझो, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये काफी ज्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं। सॉर्टिंग में सिंपल से देखो, ये मैंने एक डाटा लिखा, उर्दू में समझा रहा हूँ, ये डाटा लिखा मैंने तुम्हें। मैंने डाटा अभी किसमें लिखा है, मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल अपना, मैंने मुनीब लिखा, मैंने अहमद लिखा, मैंने सना लिखा, मैंने क्या बोलते हैं दानिश लिखा, और मैंने सबकी यहाँ पर जो है यूनिट प्राइसेस लिख दी। मैंने जो है इधर जो है यहाँ पे जो है देने वाले पैसे, अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है या क्वालिटी है क्वांटिटी है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया।
एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे टेबल को मुझे सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग का इजी मतलब ये होगा कि ये रीअरेंज करके आपको पूरा दे देगा अल्फाबेट्स के हिसाब से। मतलब कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ए मैंने अहमद लिया था, तो पहले अहमद आ जाएगा, देन फिर दानिश आ जाएगा, डी, फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है मुनीबा आ जाएगा, देन उसके बाद एंड में सना आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा रीअरेंजिंग होगा। तो यही इसके अंदर पूरा है कि इसमें आप करते किस तरीके से हैं। आप करते इस तरीके से हैं कि आपको जो है यहाँ पे सॉर्ट डायलॉग जो है, ये देखो, ये सॉर्टिंग आपको मौजूद होगी इधर, या फिर आप ए टू जेड इस तरीके से लिखा होगा, आप यहाँ पे कर सकते हो। इधर भी आपको ये दो देंगे, जेड टू ए करना है या ए टू जेड करना है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी जाएगी ए टू जेड, आप इसको क्लिक करोगे, आपका डाटा जो है रीअरेंज हो जाएगा। ये देखो ये सारा रीअरेंज हो गया कि जे पहले आता है, एम पहले आया, एम आ गया, एम सारे आ गए, क्यू और ये टी, इस तरीके से ये अरेंज हो जाता है। फॉर्मुलाज क्या होते हैं एक्सेल में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कैलकुलेशंस होती हैं। और कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में आपको चाहिए है फॉर्मूला। और फॉर्मूला जो है कुछ बेसिक कैलकुलेशन जो एक्सेल के अंदर होती है वो होती है आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी कैलकुलेशन होती हैं, और एवरेज निकालना भी होता है। अब ये निकालते किस तरीके से हम वो देख लेते हैं। निकालना जो है इसका वो कुछ इस तरीके का है कि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या है कि ये तुम्हारा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम्हारे पास जो है एक मैंने 220 ले लिया, एक 87 ले लिया। अब तुम्हारे पास जो है कोई कॉलम है, ये कॉलम बेसिकली A1 A2 A3 इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली मेरे पास जो है, और ये मेरा B2 है, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, अब इन दोनों को मुझे ऐड कराना है। मैंने क्या किया, मैंने इस सेल को ले लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, सही है। C2, ये बेसिकली A1 A2 इस तरह से होता है। C2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, और मैंने यहाँ पे फॉर्मुला लगा दिया। मैंने फॉर्मुला यहाँ पर हम सम करके भी फॉर्मुला लगाते हैं, डबल क्लिक करके सम करके फॉर्मुला लगा दो, इसको क्लोजिंग कर दो, और अंदर में आप पूरा जो है मतलब सम करो। और फिर यहाँ पे जो है ना अंदर में इसको पूरा सम करके आप शो भी कर सकते हो। सम करके कैसे शो करोगे कि भाई तुमने सबसे पहले क्या किया, A2 के सेल को जो है क्लिक किया, और फिर उसके बाद जो है पहले मतलब इस तरीके से इन दोनों को तुमने जो है ना एक क्या बोलते हैं, इसको माउस के कर्सर को तुम यहाँ पे लेके गए, दोनों को तुमने इसको जो है क्लिक किया, ठीक है। और तुमने वहां पर जो है प्लस को कर दोगे टाइप, या फिर तुम डबल को कर दोगे, तो तुम्हारे पास ये सम यहाँ पर 307 इस तरीके से करके आ जाएगा। इसके तरीके दो तरीके होते हैं, या तो आप मैनुअली भी कर सकते हो सीधा, मतलब कि अगर तुम लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है और छोटे नंबर्स हैं 20+20, तो मैनुअली कैलकुलेशन, वरना फॉर्मुला के थ्रू इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ऊपर तुम लोगों को तुम लोग फॉर्मूले अपने यहाँ पे भी लिख सकते हो, सम करो, और फिर इस तरीके से तुम लोग जो है अंदर में ऐड करके तुम लोग इसको, मगर लाजमी तुम लोगों ने एक तरीके से समझ लो कॉपी करना है। कॉपी का मतलब ये नहीं है कि भाई ये टेक्स्ट को बस यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक दोनों पे, कि इन दोनों की तुम कैलकुलेशन करा रहे हो। अगर ये चीज़ मैं तुम लोगों को काफ़ी अच्छा समझाता, समझ में आ गया होगा, जब मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल फॉर्म में कराता, मुझे परेशान नहीं हूँ, समझ लो इसको, ज़्यादा बेहतर है। अब ये तुम्हारे पास चार्ट है जिसको हम ग्राफ भी कहते हैं। ये तुम्हारे पास कुछ डायग्राम दिखाई गए जिसमें तुम्हारे मंथ हैं, और ये तुम्हारे पास टेम्परेचर हैं सारे। उसके बाद ये सब चीज़ तुम्हें बताया हुआ है कि भाई क्योंकि इसके अंदर आप टेबल्स और टेबल के साथ साथ इसके अंदर ग्राफ्स भी आप बनाते हैं, बार चार्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एक्सेल के अंदर। तो जैसे हमने ये चार्ट बनाया था, तो ये चार्ट के हिसाब से आपको पूरा ग्राफ बनाकर दे देगा ये कि जनवरी में इतने इसके टेम्परेचर थे, और इस तरीके से लाड़काना का टेम्परेचर वो कर रहा है। अगर आपको कोई दूसरा वो चाहिए ग्राफ, तो वो भी आप इस तरीके से दिखा सकते हो। मेकिंग ऑफ चार्ट जो होता है वो बहुत आसान होता है। आपने सिंपल यही करना होता है कि टेबल्स के ऊपर क्लिक करोगे और चार्ट के बटन पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके पास चार्ट का बटन होगा, ठीक है। तो आप वो चार्ट के बटन में आपके इस साइड पे होगा थोड़ा, आप चार्ट के बटन पे जो है वहाँ पे जाकर क्लिक करोगे, और सीधा जो है आप लोगों को आंख बंद करके चार्ट जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा पूरा चैप्टर था वर्ड का। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो कि समझ लो कि हमारा अभी के लिए जो हमारा पार्ट 1 है इसका, ये बेसिकली लास्ट चैप्टर है। अब इसके अंदर हमारा ये चैप्टर का बेसिकली नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर समझ लो कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी फैक्ट्स होते हैं, उसे हम डाटा कहते हैं। डाटा इज बेसिकली कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, या फिर कोई भी हमारे पास जो है डाटा होता है, कोई भी हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, या फिर वो जो है हम उसे डाटा कहते हैं। इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स को हम बेसिकली डाटा कहेंगे। और कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, मैसेज को शेयर करना, शेयरिंग ऑफ मैसेजेस। अब कन्वर्सेशन जो होती है वो दो लोगों के दरमियान भी हो सकती है, वो भी हमारा दो लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन है वो भी हमारी जो क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर मैं तुम लोगों को डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में फ़र्क बता दूं कि भाई डाटा इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है, तो इसमें एक सिंपल सा फ़र्क है, इसमें बस अरेंजमेंट, प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग का फ़र्क होता है। सॉर्टिंग मैंने तुम लोगों को बताया ना, अरेंजमेंट ये सारी, ठीक है, इसका फ़र्क होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई मार्क्स वो कर रहे हो, तो मार्क्स को अगर तुम असेंडिंग से डिसेंडिंग में लिखना है तो लिख दें, तो भाई वो अरेंजमेंट के बाद क्या होगा, तो वो आपका एक इन्फॉर्मेशन कहेगा। आपने डाटा ले लिया, आपने डाटा लेने के बाद आपने उसको पूरा जो है वो सॉर्ट किया, आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में किया, तो वो पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन है। जब तक डाटा जो है वो आपका जो है अरेंज नहीं होता, वो आपका एक रॉ डाटा कहेंगे उसको, एक रॉ डाटा होगा वो आपका।
ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, वो आपका डाटा होता है। ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसको हम डाटम्स भी कहते हैं बुल्डर में। इमेजेस, वॉइसेस, ये सारी चीज़ें जो होती है प्रोसेस हो रही होती है कंप्यूटर में डिजिटल डिवाइसेस के अंदर, वो आपका डाटा है। डाटा कम्युनिकेशन भी मैं तुम लोगों को यही चीज़ मैंने बता दी कि ट्रांसफरिंग कर रहे होते हो डाटा एक प्लेस से दूसरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक्सचेंजिंग ऑफ डेट, ये समझ लो कि एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस में हो, या आपका अब यहाँ पे क्या है, डाटा ट्रांसमिशन के अंदर यही समझ लो कि यार डाटा ट्रांसमिशन में जो होते हैं आपके पास डाटा सिग्नल्स बेसिकली होते हैं जो हम भेज रहे होते हैं। डाटा ट्रांसमिशन वही है जो डाटा सिग्नल्स जो हम भेज रहे होते हैं, दो की मदद से ये काम हो सकता है। एक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, एक डिजिटल सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। एनालॉग सिग्नल ये होता है कि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। एनालॉग सिग्नल क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। इसकी रेंज बेसिकली जो होती है वो फिक्स नहीं होती। और एनालॉग जो होता है वो फिजिकल सिग्नल को मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गैस का मीटर है तुम लोगों का, ठीक है, तो गैस का मीटर क्या है, तो गैस कितना ट्रांसफर हो रहा है वो हम देख रहे होते हैं कि कितना गैस ट्रांसफर हो रहा है, और उसे हम मेजर कर रहे होते हैं। सही है, तो इस तरीके से आपको एनालॉग सिग्नल्स मिलते रहेंगे। और हम लाइट साउंड इस तरह सबको जो है इसी में ही करते हैं। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल के अंदर सिंपल ये होता है कि ये जो है ब्लॉक वे में सिग्नल आते हैं। ये ब्लॉक जो तुम लोग देख रहे हो ब्लॉक वे के अंदर, जैसे ऊपर जो है आपको वेव्स के तौर पर सिग्नल आ रहे होते हैं, ये ब्लॉक में सिग्नल आ रहे होते हैं। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, हाँ, वो ऑन और ऑफ की मदद से जनरेट होता है, 0 और 1, ठीक है, ऑन और ऑफ। मतलब इट कैन बी द कोई भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 to 1, इसमें ये होता है। अब अगर हम बात करें आगे इसकी, आगे हमारे पास क्या चीज़ है, देखो एनालॉग के अंदर जो होता है ह्यूमन वॉइसेस होती है जो कि एग्जांपल होता है। सिग्नल बेसिकली कंप्यूटर में यूज हो रहा होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है, जो कि ब्लॉक फॉर्म्स में हो रहा होता है। इसके अंदर फाइनाइट नंबर, इसके अंदर कोई फिक्स रेंज नहीं होती है, जितना मतलब ज्यादा आ रहा होता है इसमें फिक्स मतलब कि फाइनाइट नंबर्स होते हैं 0 और 1, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, आप देखो यार, कोई भी डाटा है हमारे पास, वो हमने कितना सेंड किया है, और ठीक है, कितना सेंड किया है उसके लिए हमने जो है दो टर्म्स होती हैं हमारे पास। हमने एक डाटा को कितना सेंड करा है उसके लिए दो टर्म्स होती हैं। एक हमारे पास डाटा रेट या फिर बिट रेट होगा, और दूसरा हमारे पास होता है जो कि हमारा नीचे है बाउट रेट, ठीक है। डाटा रेट बेसिकली क्या होता है, इतना समझ लो, डाटा रेट ये होता है कि कितने बिट पर सेकंड में जो है तुमने ये सेंड किया है, कितने बिट पर सेकंड में तुमने ये सेंड किया है। जितने 0 और 1 की बिट में ये बेसिकली ट्रांसफर होते हैं ये डाटा, 0 और 1 की बिट्स में। सही है, ये बिट पर सेकंड में नॉर्मली मेजर किया जाता है, और ये बेसिकली पुल कर रहे होते हैं 0 और 1 में। तुम लोगों को ऐसी बता दी, इसको हम बिट रेट कहते हैं। बिट रेट जो होता है वो फास्टर होता है जब ज़्यादा बिट्स ट्रांसफर हो रही होती है 1 सेकंड में। सही है। बाउट रेट क्या चीज़ होती है, अब बिट रेट में तुम लोगों को मैं एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक और चीज़, अब तुम लोगों को इसकी और चीज़ क्या है, जैसे हमारी इंटरनेट को चेक करना होता है, हमने इंटरनेट की कुछ लगाया हुआ है 1 Mbps लगा लिया है, हमने 1 MB लगा लिया, 2 MB लगा लिया, 2 Mbps। तो Mbps बेसिकली क्या है हमारे पास, Mbps हमारे पास यही है, ठीक है, पर सेकंड जो हमारे पास है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, बाउड रेट बेसिकली क्या होता है कि भाई 1 सेकंड के अंदर आपने कितना सिग्नल में चेंज आया है, 1 सेकंड के अंदर अंदर आपका कितना चेंज आया है, और कितने सिग्नल्स ट्रांसफर किए गए हैं, ये बाउड सिस्टम है। इसमें कितना चेंज आया है और कितना ट्रांसफर किया गया है। आप बेसिकली जो मैं उर्दू में बता रहा हूँ उसके नोट्स भी बना सकते हो इफ़ योर इंग्लिश इज क्वाइट गुड, ठीक है। अब वैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास, जैसे आप कोई वजन कर रहे होते हो, किलोग्राम में आपने वजन किया है, ठीक है, आप किलोग्राम में आप वजन कर रहे हो, तो अब जैसे किलो में आपने किलोग्राम में वजन किया, तो ज्यादा अगर हैवी वजन होगा तो वो किलोग्राम में नहीं, वो टन्स में वजन किया जाता है। वो सिंपल सी एक कहानी है। तो यही इसमें ये बता रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितना सिग्नल चेंज आया, एक बढ़ा कर दिया तो वो सिग्नल्स में चेंजिंग आ गई। अब यहाँ पे सिग्नल टू नॉइस रेशो है, ये बेसिकली क्या कहते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशो का मतलब है SNR या एस डैश एन, ठीक है। अब ये होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल जो भी सिग्नल भेजते हैं उसके बैकग्राउंड में कितनी नॉइज है, सही है, वो बेसिकली जो भी सिग्नल्स आपने भेजे हैं, इतना समझ लो, जो भी सिग्नल तुमने भेजे हैं उनके बैकग्राउंड में कितनी नॉइज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और लेक्चर के रिकॉर्ड करने के साथ साथ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेरे पास जो है कॉल ट्यून बज रही है जोर से, तो वो क्या होगा, वो ऐसा लगेगा कि भाई दोनों आवाज़ें मिक्स हो गई, मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ, कॉल ट्यून भी बजी जा रही है, दोनों आवाज़ें मिक्स हो गई, कवाली का लग रहा है ऐसे तरह, ठीक है। तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई कोई कवाली पढ़ रहा है। तो ये बेसिकली तुम लोग का क्या है, ये SNR है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो कि मैं तुम लोगों को सिंपल सा इस डायग्राम को देखकर पूरा बता दूंगा, बाकी पढ़ने का काम तुम लोगों का। सबसे पहले क्या है कि भाई वो डिवाइस जिसकी मदद से आप डाटा को सेंड करेंगे, ये बेसिकली आपका सेंडर है। वो डिवाइस जिसको आप सेंड करेंगे, डाटा को सेंड करेंगे, वो है, सही है। सेकेंड, वो डाटा जो आप सेंड करेंगे, जो डाटा आप सेंड करेंगे वो बेसिकली क्या है, वो आपका मैसेज है, ठीक है। थर्ड में आपके पास क्या है, जिसको आपने सेंड करना है, ठीक है, ट्रांस जिसको आपने सेंड करना है। और उसके बाद जो है आपके पास मीडियम होगा, मतलब कि आपने किसे सेंड
करा है, ठीक है। मीडियम बेसिकली क्या है, आपने किसे सेंड करा है और आपके पास ये प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। सही है, इतना समझ लो। सेंडर क्या है, दरअसल सेंडर जो है वो ये है कि वो डिवाइस जिसकी मदद से आप जो है ये डाटा सेंड करेंगे। रिसीवर बेसिकली क्या है, वो डाटा जो आपको सेंड कर रहा है, ठीक है, वो रिसीव करेगा। मैसेज बेसिकली क्या है, जिसको आपने सेंड करा वो है। और मीडियम बेसिकली क्या चीज़ है, किसने आपको सेंड करा है, और ये आपका प्रोटोकॉल है, ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन। अब आगे हम आ जाते हैं जो कि हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है वो हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडियम का सिंपल सा मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन को जो है भेजते हैं, वो जिन रास्तों से होकर जाता है वो हमारा मीडियम है, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन भेजिए जिन रास्तों से होकर जा रहा है वो हमारा मीडियम होता है। इसके अंदर दो टाइप्स के मीडियम होते हैं, एक गाइडेड मीडिया होता है, एक अंडर गाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया समझ लो कि भाई वायर जो मीडिया होंगे ना, वायर से मुराद ये है कि भाई फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड, ये सारे वायर वाले। केबल तुम लोग लगा, केबल इंटरनेट होता है ना, केबल इंटरनेट हो गया, फोन वाली तारें हो गई, ये सारी चीजें तुम्हारी गाइडेड मीडिया होती है। अनगाइडेड मीडिया क्या है, अनगाइडेड मीडिया वायरलेस होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है हम ट्रांसमिशन सेटअप कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा कम्युनिकेशन बेसिकली जो है हम यहाँ पर जो है ये हमारा अनगाइडेड होता है। सही है। अब इतना समझ लो फाइबर ऑप्टिक्स को क्या है। फाइबर ऑप्टिक्स अगर मैं तुम लोगों को लेके चलूँ, मैं तुम लोगों को यहीं से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैं डिटेल में जाना नहीं है ज़्यादा। फाइबर ऑप्टिक्स में बेसिकली समझ लो कि एक बादशाह है, ठीक है। मतलब एक फास्टेस्ट जो है वो आपका डाटा सेंड करने के लिए जो है ये यूज होता है, और डाटा सेंड करने की ये सलाहियत भी रखता है। सही है। और ये इतना समझ लो कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो एक महंगा वायर होता है। ट्विस्टेड क्या होता है, ट्विस्टेड जो होते हैं वो एक सस्ते वायर होते हैं। और आपके पास जो ये सेकंड है कॉक्सियल, ठीक है, ये क्या होता है, ये मतलब ये मीडियम रेंज के वायर होते हैं, मतलब ना महंगे होते हैं ज़्यादा नहीं। ट्विस्टेड जो होते हैं वो आपके सस्ते होते हैं। ट्विस्टेड के अंदर होता क्या है, ट्विस्टेड के अंदर ये देखो यार, ये ट्विस्टेड के अंदर सिंपल से ये होता है कि भाई तार जो है ना उसको ट्विस्टेड कर दिया गया है। ये जब तार आप छीलोगे ना, इसके सारे जो तार होंगे ना वो एक बाल की चोटी की तरह बांधे हुए हैं, ट्विस्टेड किया हुआ है। ये क्यों किया जाता है, वजह क्या है इसकी, भाई अगर आप इसको ट्विस्ट नहीं करोगे ना तो इसमें जो नॉइस है ना वो काफी क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली तार ट्विस्ट जो हुआ हुआ है वो इसलिए हुआ हुआ है कि भाई वो आपके जो है ना नॉइस को जो है ना वो कैंसिल कर रहा है, नॉइस कैंसिल में काम आ रहा है। सही है। इसके ही बेसिकली जो होते हैं वो दो टाइप्स के ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं, एक अनशेडेड ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं, एक शेडेड ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं। शेडेड ट्विस्टेड पेयर जो होता है वो इतना समझ लो कि सस्ते वाले जो बेसिकली होंगे वो अनशेल्डेड ट्विस्टेड पेयर्स होंगे। सही है। और शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर जो होते हैं वो थोड़े से जो होते हैं महंगे होते हैं। सही है। तो जिसके अंदर बेसिकली आपके पास शेल्डेड के अंदर जो है टेलीफोन लाइन ये सारी शेल्डेड में होती हैं, और ये बेसिकली लेस एक्सपेंसिव होती है और आसान से इंस्टॉल हो जाती हैं अनशेल्डेड। कॉक्सियल केबल मैं तुम लोगों को बता दिया था। कॉक्सियल केबल बेसिकली जो होता है वो केबल की केबल्स जो नहीं होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों का केबल का तार आ रहा होता है टीवी के अंदर जो लगता है, कि वो कॉक्सियल केबल ही होती है। उसके अंदर क्या होता है कि कॉक्सियल की वायर जो बेसिकली कॉक्सियल केबल्स ही होती है ये, कि आपके पास ये ना एक कॉपर की वायर होती है। हाँ, और उसके ऊपर ना बहुत सारे जो है अनआइसोलेटिंग वायर होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे अनआइसोलेटिंग वायर होते हैं। केबल टीवीज और अनलॉक टेलीविजन ये वाइडली यूज कर रहे होते हैं कॉक्सियल केबल। फाइबर ऑप्टिक्स मैं तुम लोगों को गाइड कर चुका हूँ। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया यही होता है कि भाई वेव की सूरत में ये बेसिकली सेंड हो रहा होता है। जैसे ऊपर जो है ये आपके केबल्स की फॉर्म में थे, ये आपका जो है वेव्स की फॉर्म में होता है। वेव की फॉर्म में सेंड हो रहे होते हैं, और इनकी इसको जो होता है अनगाइडेड को वायर्स की नीड नहीं होती है। रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स बेसिकली क्या है, ये बेसिकली माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये आपको समझ लो कि ये सैटेलाइट्स हैं कहीं कहते हैं। रेडियो वेव क्या है, ये आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसके अंदर ये होता है, इतना समझ लो कि आप फॉर एग्जाम्पल रेडियो को यूज करते हो, जब रेडियो का जो एंटीना होता है आप उधर रखते हो जहाँ पे भी मतलब कि आप इतना एंटीना ऊपर करोगे, ठीक है, लॉन्ग रेंज के लिए भी मतलब कि ये आपका बेस्ट होता है कि भाई आप लॉन्ग रेंज पे भी लेके जाओगे तो आपके सिग्नल जो है काफी अच्छे आ रहे होते हैं। मतलब माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है, माइक्रोवेव के अंदर जो है आपका कुछ सेटिंग्स होती है। सेटिंग क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे रखोगे तभी आपके पास केबल्स आएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक आपने ये जो है एक पर्टिकुलर एक डिवाइस है ये आपके पास एक पर्टिकुलर एंगल पर रख दिया आपने, ठीक है। पर्टिकुलर एंगल पर रखने के बाद जब आप पर्टिकुलर एंगल पर रख दोगे तो वहीं से ही आपके केबल कैच हो रहा होगा। अगर आप उसको थोड़ा टर्न करोगे तो आपके पास दूसरे केबल्स आ रहे होंगे। इंफ्रारेड क्या चीज होती है, इंफ्रारेड जो है अगर समझाऊं मैं तुम लोगों को आसान वर्ड्स में, तो इंफ्रारेड जो होते हैं वो वीक वेव्स होते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स जो है वो समझ लो कि एक वीक वेव्स होते हैं। जैसे आपके पास जो है रेडियो वेव्स थे, रेडियो वेव्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रेडियो वेव आपके जो होते हैं पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, मतलब बिल्डिंग्स को भी वो क्रॉस कर जाते हैं, इतना ज्यादा इसके जो वो सिग्नल्स वो होते हैं। हाँ, कि आप कोई भी बिल्डिंग्स में वो करके कोई भी बिल्डिंग्स में जाकर पेनिट्रेट, क्यों बिल्डिंग लिखा हुआ है क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में जाकर आप रेडियोस को सुन सकते हो, कोई मसला नहीं है। मगर ये जो होता है इंफ्रारेड, इसके अंदर क्या होता है, आप जो है इसमें रेडियो वेव से जो होता है कम पेनिट्रेट होता है। कम क्या होता है कि आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते इसके अंदर,
कैसे नहीं निकाल सकते? इसकी बेहतरीन मिसाल समझ लो कि आपका जो है टीवी का रिमोट होता है। अब टीवी का रिमोट जो है आप अपने कमरे में बैठकर ही यूज़ कर सकते हो। आप किसी दूसरी बिल्डिंग में जाकर अपना टीवी का रिमोट नहीं यूज़ कर सकते हो। और लाइक आप अपने फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड फ्लोर पर जाकर टीवी का रिमोट आपके रूम में लगा है, ग्राउंड फ्लोर पर जाकर यूज़ नहीं कर सकते। तो इंफ्रारेड का यही एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है तुम लोगों के पास अपना ये कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं तुम लोगों के पास। कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब ये समझ लो कि नेटवर्क को बेसिकली इंटीग्रेट करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तुम लोगों के पास स्विच आ जाता है, राउटर्स आ जाता है, मोडेम आ जाता है। अब यार देखो स्विच बेसिकली क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं आपके पास, नेटवर्किंग डिवाइसेस को दूसरी अदर डिवाइसेस के मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो गया, स्कैनर्स हो गया, ये इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर स्कैनर्स उसको जो है ये स्विच जो बेसिकली इंटरकनेक्ट कर सकता है। राउटर क्या होता है, राउटर बेसिकली एक एडवांस वर्जन है स्विच का। ठीक है, इसकी मदद से हम करते क्या है, इसकी मदद से हमने ये करा कि आपके पास आपको दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अपने दो डिवाइस आपने कनेक्ट किया और तीन डिवाइस का भाई आप नेटवर्क का भी बेसिकली दो से तीन डिवाइस आप कनेक्ट करते हो तो नेटवर्क का भी आप बेसिकली इसमें काम कर सकते हैं। नाउ मोडेम बेसिकली क्या होता है, मोडेम को अगर हम शॉर्ट में कहा जाए तो मॉड्यूलेटर भी होता है और डीमॉड्यूलेटर भी होता है। मॉड्यूलेटर जो होता है अगर आप समझ लो कि डिजिटल सिग्नल से एनालॉग की तरफ जा रहा है तो वो आपका बेसिकली क्या है, वो आपका मॉड्यूलेशन है। और डीमॉड्यूलेशन का उल्टा होता है, अपोजिट होगा कि भाई वो आपका एनालॉग से डिजिटल की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डायल अप मोडेम है। डायल अप मोडेम छोटी सी बात तुम लोगों को बताता हूँ, इतना लंबा है। यहाँ पे पीटीसीएल से जो आपके फोन से कनेक्ट होता है वो डायल अप मोडेम है। फोन से कनेक्ट हो रहा है टेलीफोन से, वो आपका डायल अप मोडेम है। डीएसएल मोडेम क्या होता है, डीएसएल इतना समझ लो कि भाई ट्रांसफर स्पीड जो होती हैं वो ज़्यादा होती है डायल अप मोडेम के हवाले से। जो जो आपकी जो बेसिकली डायल अप मोडेम है उससे ज़्यादा जो आपके पास है इसमें ज़्यादा स्पीड होती है डीएसएल के अंदर। डीएसएल बेसिकली है क्या, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डीएसएल मोडेम जो है ऑल्सो यूजेस फोन लाइन, ये भी फोन लाइन यूज कर रहा होता है, ये भी बेसिकली फोन लाइन ही यूज कर रहा होता है, मगर इसमें ज़्यादा होती है डीएसएल मोडेम के अंदर। आगे आपके पास जो है ये सारी चीज़ें हैं, हम जो है डायरेक्ट चल लेते हैं अपना मेन कोर्स के ऊपर जो कि हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली आप मुख्तलिफ कंप्यूटर, सही है, मुख्तलिफ कंप्यूटर में जब आप इंटर कनेक्ट होकर एक प्लेटफॉर्म, हाँ, बनाएं जहाँ आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप वहाँ पर जो है एक्सचेंजिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि आप एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, वो रिलेटेड इक्विपमेंट जो कनेक्ट हो रहा होता है, कम्युनिकेशन आप वहाँ से डाटा को शेयर कर रहे होते हो अदर रिसोर्सेज, वो बेसिकली एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। और नेटवर्किंग क्या होता है, ज्वाइनिंग आप कर रहे होते हो कंप्यूटर्स की या फिर आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हो। आजकल के ज़माने में नेटवर्किंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंप्यूटर के अंदर और टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और वाइड एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क यही है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्कूल है, हाँ, वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हुए हुए हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक स्कूल के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर आपके एक साथ कनेक्ट हुए हुए हैं तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि मैन है आपके पास, उसमें क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन के अंदर आपके पास इतना समझ लो कि दो से तीन शहर को मिलाकर नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो आपका मैन है मेट्रोपॉलिटन। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि एक से ज़्यादा बड़े जो लॉजिकल एरियाज जो होते हैं में, मतलब अब इसके अंदर जो वाइड है 30 नेटवर्क्स भी हो जाए, वो आपका बेसिकली जो है वैन होगा। वैन बेसिकली क्या है कि भाई वाइड होता है ये तकरीबन, वाइड एरिया नेटवर्क है ना, तो भाई वाइड टू कंट्रीज भी हो सकती हैं इसमें, कि ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, और ये आपका कवर कर रहा होता है लार्ज एरिया, और जैसे कि सिटीज को कनेक्ट कर रहा होता है बहुत सारे। ठीक है, अदर कंट्रीज को भी ये बेसिकली जो है कनेक्ट कर रहा होता है, जो कि आप सैटेलाइट के थ्रू, तो वही मैंने तुम लोगों को बताया कि दो कंट्रीज को भी ये वाइडली कर सकता है। नाउ वी विल गो फॉर द टोपोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोपोलॉजीज बेसिकली क्या होते हैं, टोपोलॉजी समझना है तो ये समझ लो कि भाई कंप्यूटर और आपके कोई गैजेट जो है, ठीक है, वो एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक नेटवर्क को कनेक्ट करोगे और उसके बाद जो डिज़ाइन बेसिकली जो है आप यूज़ होता है, जो भी आप डिज़ाइन को यूज़ कर रहे हो वो टोपोलॉजी है। जैसे कि आप किस डिज़ाइन में अपने नेटवर्किंग को बेसिकली नेटवर्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस कौन सी डिज़ाइन है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें तीन टाइप के होते हैं, एक बस होता है, एक आपके पास रिंग होता है और एक आपके पास जो है वो आपके पास होगा स्टार टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी इतना होता है कि बस लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक बस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर असल में होता क्या है, आप सारे डिवाइस को जो है ना एक साथ, वो बेसिकली एक आपके पास ये जा रहा है लाइन, अब सारे डिवाइसेस को एक साथ अटैच कर देते हैं। इसमें बेसिकली एक फ़ायदा भी है और इसके अंदर नुकसान भी है बस टोपोलॉजी के अंदर। फ़ायदा क्या है, अगर फ़ायदे की मैं तुम लोगों को बात करूँ कि एडवांटेज ये है कि भाई बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मगर इसका एक डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज ये है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। ये ट्रांसमिशन लाइन जो है, ट्रांसमिशन लाइन अगर डैमेज हो जाती है आपकी कहीं ना कहीं से, अगर डैमेज हो गई है तो भाई ये सारे कंप्यूटर है ना सबको नुकसान होगा। सही है, सारे कंप्यूटर इनके साथ कनेक्ट हुए हैं ट्रांसमिशन लाइन में।
एडवांटेज तो बहुत अच्छा है कि ये इजीली आप क्रिएट कर सकते हो, मगर अगर ट्रांसमिशन लाइन कहीं से ब्रेक हो जाती है या कुछ हो जाता है तो सारे कंप्यूटर अफेक्ट होंगे इससे। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। रिंग टोपोलॉजी क्या है? जिस तरीके से सारे कंप्यूटर एक ट्रांसमिशन लाइन में थे, इसी तरीके से ये सारे कंप्यूटर एक रिंग फॉर्मेट और सर्कल फॉर्मेट में है। ठीक है, सर्कल की तरह बेसिकली ये होते हैं और इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो लूप की तरह जाती है। ठीक है, ये सर्कल की तरह ट्रैवल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 को 4 को देना है अपना डाटा, तो 1 जो है वो पहले 2 को देगा, 2 जो है वो 3 को देगा, 3 जो है वो 4 को। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसका। आपका डाटा इस तरीके से आएगा, 1 को देगा, 2 को देगा, 3 को देगा, लूप के फॉर्मेट में, वन डायरेक्ट इस तरीके से। ठीक है। इसका जो बेसिकली जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को ये इस तरीके से देगा, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। एडवांटेज इसका सेम वही, बस जैसा ही एडवांटेज है कि ये बेसिकली जो है इजीली आप क्रिएट कर सकते हो, मगर डिसएडवांटेज भी इसका वही है कि अगर आपका जो है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ वायर्स में इशू आ जाए तो भाई अफेक्ट करेगा वही, जैसे बस अफेक्ट कर रहा था। ये सबसे कनेक्ट हुआ हुआ है, जिससे भी आया तो ये इसी तरीके, अगर ये आपके जो ट्रांसमिशन केबल है अगर इसमें कोई आ जाता है प्रॉब्लम तो हर को अफेक्ट करेगा। स्टार टोपोलॉजी बेसिकली जो है वो क्या चीज़ है? स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो है हम बेसिकली इसके अंदर स्विच यूज कर रहे होते हैं, स्विच या फिर हब यूज कर रहे होते हैं। स्टार टोपोलॉजी ये कनेक्ट हो रहा होता है सेंट्रल, जिसको हब कह रहे होते हैं या स्विच कह रहे होते हैं। ये सब ना कंप्यूटर्स इन सबसे कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये स्विच से बेसिकली क्या है वो कनेक्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर जो है वो खराब हो जाता है तो वो एक ही कंप्यूटर बेसिकली खराब होगा, सब खराब नहीं होंगे। जैसे रिंग टोपोलॉजी में सब खराब हो रहे थे, अगर एक ट्रांसमिशन जो आपके पास ये है ट्रांसमिशन लाइन, अगर ये कहीं से भी आपकी कट जाती है तो सारे कंप्यूटर अफेक्ट होंगे। बस के अंदर भी यही था, मगर स्टार के अंदर हर कंप्यूटर के अंदर मतलब ये कनेक्ट हुआ हुआ है हब से कनेक्ट हुआ हुआ है, स्विच भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये बेसिकली जो अगर एक कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक ही कंप्यूटर खराब होगा, सब नहीं होंगे। एडवांटेज जो होती है बेसिकली इसके स्टार टोपोलॉजी के, ईजी है बहुत ज़्यादा और आप अपने नेटवर्क को आराम से बड़ा कर सकते हो। हाँ, ठीक है। और इसके बाद इसका कुछ मतलब वही मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंग्लिश फॉर्मेट में भी देख लो कि इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर एक लिंक हब की ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, ये आपके हब की जो लिंक है, ये हब या स्विच की जो लिंक है वो एक आपकी खराब हो जाती है, तो भाई वही स्टेशन का जो लिंक है ना वही सिर्फ खराब होगा। इसी स्टेशन का जो लिंक है ना सिर्फ वही खराब होगा, पूरा होल नेटवर्क आपका खराब नहीं होगा, जैसे रिंग के अंदर और बस के अंदर हो रहा था। इसके अंदर जस्ट एक का खराब होगा जो कि आपका, अगर इसकी हब आपका टूट चुका है तो ये खराब होगा जस्ट। ठीक है, और दिस इज द बेसिकली द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को पसंद आया होगा। दिस इज द कंप्लीट पार्ट 1। सही है, जो कि आप लोगों का ये कंप्लीट पार्ट 1 है, जिसके अंदर टोटल हमने जो है 5 चैप्टर्स को कवर किया है। आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो, तुम लोग प्लीज़ जो है एक्सप्लेन करने में टाइम तो लग जाता है। आई ट्राई माई बेस्ट टू लेवल आउट, और मैं तुम बहुत आसान वर्डों में कोशिश करिए। थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हुआ है इसको क्लियर और भी चीज़ों को करना, क्योंकि मैं हमेशा चीज़ों को पढ़ाता ज़्यादातर जो हूँ वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ाता हूँ। थ्योरी इतना ज़्यादा ना डिस्कशन उसी टाइम पे हो जाती है, बट मैं अभी बहुत ज़्यादा एक समरी के फॉर्म में समझ लो कि थ्योरी ही पढ़ाना पड़ा, क्योंकि जब मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल पढ़ाने लग गया तो वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई नो तुम लोग इसको ज़्यादा सपोर्ट करोगे, और डू अ कमेंट, तुम लोग कमेंट करो यार, और थोड़ा अप्रिशिएट करो और इस लेक्चर को शेयर करो, फर्दर स्टूडेंट्स को भी आसानी हो। टोटल 5 चैप्टर्स मैंने पार्ट 1 में कवर आउट कर दिए कंप्यूटर 9 के, जो कि तुम लोगों के पास चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, 4 है चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 जो ऑटोमेशन है, 4 आपके पास ये कम्युनिकेशन वाला है, 5th आपके पास जो बेसिकली चैप्टर्स हैं वो, और 6 में आपके पास वेब डेवलपमेंट चैप्टर, 7 डेटाबेस का चैप्टर। मैंने ये सारे चैप्टर्स कवर कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह वीडियो हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।